विमला मैडम, अनुमति हो तो कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। हाँ बिल्कुल करिए, सब लोगों के आने के इंतजार में तो ठीक नहीं है जी, शुरू ही कर दिया जाए, समय तो हो गया। जी दीप्ति मैम, कार्यक्रम शुरू। सुप्रभात, नमस्कार, नमो नमः। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन विषय पर आधारित इस ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स के दूसरे दिन मैं डॉक्टर दीप्ति वाजपेयी आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चले, इस कामना के साथ माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय का उनकी अनुपस्थिति में भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन के फलस्वरूप आयोजित किया जा रहा है। आपका अभिनंदन है सर। इसके उपरांत आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय प्रति कुलपति प्रोफेसर वाई विमला मैम का मैं स्वागत करती हूँ। प्रति कुलपति महोदया स्वयं में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। किसी भी समस्या का सहज एवं व्यवहारिक समाधान देना आपकी प्रशासनिक शैली की अनुपम विशेषता है। आपकी उपस्थिति निसंदेह किसी भी कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करती है। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है महोदया। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर दिनेश चंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर जंतु विज्ञान, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आप नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित स्टीयरिंग कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं तथा पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप देने के अथक प्रयास कर रहे हैं। आपका स्वागत एवं अभिनंदन है सर। इसके पश्चात मैं इस रिफ्रेशर कोर्स के संयोजक प्रोफेसर हरि कृष्णा जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एनईपी जैसे प्रासंगिक एवं उपयोगी विषय पर रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन शिक्षकों की जिज्ञासाओं के समाधान एवं एनईपी के मूल उद्देश्यों को समझने की दृष्टि से अपरिहार्य था। आपने इस कार्य को मूर्त रूप प्रदान किया, आपका आभार एवं स्वागत है। इसके उपरांत मैं प्रोफेसर बीरपाल सिंह जी, प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह जी तथा कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानित प्राध्यापक गणों, प्राचार्यों एवं विद्वत वर्ग का स्वागत करती हूँ। पत्रकार बंधुओं, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों का भी इस रिफ्रेशर कोर्स के दूसरे दिन बहुत बहुत स्वागत है। भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति का सम्मान करते हुए देश की स्थानीय और वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत को सतत ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर एक पंक्ति में परिभाषित करें तो कह सकते हैं, भारतीयता के गौरवबोध के साथ वैश्विक नागरिक के रूप में युवा शक्ति का विकास। भारतीय संस्कृति में शिक्षा के लिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति अज्ञान से, मुक्ति संशय से, मुक्ति पूर्वाग्रहों से। इस रिफ्रेशर कोर्स का प्रथम दिन माननीय कुलपति महोदय एवं कल के मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरि कृष्णा जी के उद्बोधन के फलस्वरूप नई शिक्षा नीति के विषय में हमारे बहुत सारे संशय को दूर करने वाला था। कल कार्यक्रम के प्रथम दिन हमने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं जैसे इसके क्रियान्वयन हेतु क्या क्या कदम उठाए गए, यूजी एवं पीजी का प्रोग्राम स्ट्रक्चर इत्यादि के विषय में जाना था। आज हम इस विषय से जुड़े अन्य पक्षों पर लाभान्वित होंगे और इस पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर डीसी शर्मा सर को। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दीप्ति मैम। सर्वप्रथम तो मैं माननीय कुलपति महोदय, माननीय प्रतिकुलपति महोदय प्रोफेसर विमला बाई मैम जो सदैव सभी कार्यों के लिए मदद करती हैं, प्रोफेसर हरिकृष्णा सर, प्रोफेसर बीरपाल सिंह जी, प्रोफेसर भूपेंद्र जी, सम्मानित डीन, विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य, मेरे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथी, मीडिया बंधु एवं इस प्रोग्राम से जुड़े हुए मुख्यतः जो आईटी पर्सन हैं हमारे, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपने लेक्चर का शुभारंभ कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है, जैसे सर ने जो कल दिया था, हम उसके कंटिन्यूशन में देखने की कोशिश करेंगे और कुछ चीजें जो वहाँ छूटी थी उनको लेने की भी कोशिश करेंगे कि वो चीजें यहाँ आ जाएं। जो मेरा जो लेक्चर है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक भाग में हम चर्चा करेंगे कि जो अभी तक जियो या कमेटीज की बात आई है उनकी बात करेंगे।
दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि जो आईसीटी या जो इम्प्लीमेंटेशन हम किस ढंग से करें। हमारे जितने भी ये जियो आ गए हैं या जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह करें, तो उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और जैसा कि पहले बताया गया कि एनईपी जो इम्प्लीमेंटेशन हमारे प्रदेश में कैसे हो रहा है उसका एक चेन बनाई गई थी। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें हमारे तीनों, चूंकि एनईपी केवल हायर एजुकेशन नहीं, एनईपी सारी शिक्षा को गवर्न करती है, उसमें बेसिक, हायर और सेकेंडरी सभी के मिनिस्टर्स को शामिल किया गया, सभी के एसीएस को शामिल करते, ब्रॉड सेंट्रल के कुछ लोग लिए गए, शामिल किए गए। फिर हायर एजुकेशन की जो कमेटी बनी है माननीय एसीएस मैम की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें 21 सदस्यीय कमेटी थी, और फिर उसके अंडर 17 वर्किंग ग्रुप बने थे, जिन्होंने अपनी डिफरेंट कमेटियों पर अपनी रिपोर्ट दी। कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे पावर पॉइंट से में, डिफरेंट बिंदुओं पर उन्होंने अपनी कमेटी रिपोर्ट दी, और उसके बाद फाइनली इसको बनाने के लिए एक सिलेबस कमेटी बनाई गई। देखिए, सिलेबस जो कमेटी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि जो एनईपी अल्टीमेट लागू होनी है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, बच्चों तक पहुंचनी है, उसका जो थ्रू या माध्यम का ये सिलेबस ही है। जितने उद्देश्य हमारे एनईपी के हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम के थ्रू ही, द्वारा ही बच्चों तक पहुंचेंगे, तो हमें उनमें उन सारे उद्देश्यों को समाहित करना है अपने पाठ्यक्रम निर्धारित करते वक्त। तो इसलिए पाठ्यक्रम पर ज्यादा फोकस दिया गया कि पाठ्यक्रम को हम में वो सारे उद्देश्यों को हम इनपुट करें जो एनईपी 2020 में दिए गए। इसमें जो कुछ विशेष बिंदु थे, उनमें एक बिंदु था कि हमें अपनी शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है, लेकिन भारतीयता के साथ, यानी हमें अपनी जो नॉलेज, कल्चर, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें इसे आगे लेके जाना है, जिससे हमारे स्टूडेंट, हम लोग अपनी जो नॉलेज है या अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज या जो हमारी नॉलेज हमारे बच्चे हमारे नहीं जानते हैं उस पर गर्व महसूस करके, जिसको हमारे विषयों में, पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश, विशेष ध्यान दिया गया था। जब ये सिलेबस की कमेटी बनाई गई थी, उस वक्त टास्क फोर्स के बीच में इनपुट आते थे, उन इनपुट को भी माननीय एसीएस मैम के द्वारा समिति को बताया जाता था, उन इनपुट्स को भी फिर फाइनली इन सभी में शामिल किया गया था। अब जो चर्चा होती है, सबसे मुख्य बिंदु क्या है कि अब सिलेबस भी तैयार हो रहे हैं, लगभग सारी चीजें लेके, जो भी आगे हम चर्चा करेंगे, और एनईपी आ चुकी है। कई बार हम देखते हैं एनईपी बहुत चर्चा होती है, लेकिन एनईपी चर्चा से ज्यादा जरूरी है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। जैसे कल हरे कृष्ण सर ने पूरा सिलेबस का आपको बताया कि सिलेबस कैसे लागू होना है, तो इम्प्लीमेंटेशन में है इसके पार्ट का करना है। इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बाकी चीजें हैं नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, ट्रेनिंग की सभी चीजें हैं, लेकिन सबसे मुख्य चीज है वो हमारा माइंडसेट है कि हम किस माइंडसेट से इसको देख रहे हैं। हम पॉजिटिव माइंडसेट से देख रहे हैं या नेगेटिव माइंडसेट से देख रहे हैं। यदि हम अपना माइंडसेट बना लेंगे बीइंग ए शिक्षक, तो हम शिक्षक के नाते सारी समस्याओं के बावजूद हम हर चीज को लागू कर सकते हैं। और यदि हम, हमारा माइंडसेट नहीं बनेगा, हमारा माइंडसेट नेगेटिव डायरेक्शन चलेगा, तो हम उसमें समस्याएं ज्यादा दिखेंगी, उसकी अच्छाइयां कम दिखेंगी। तो सर्वप्रथम मैं अपने साथियों से जरूर कहूंगा कि इसको, जो बिंदु आगे आपसे चर्चा में आएंगे, चाहे वो पाठ्यक्रम या कोई भी चीजें, उन पाठ्यक्रमों को एनईपी के दृष्टिकोण से जरूर देखिए। आप पाठ्यक्रम को इस दृष्टिकोण से मत देखिए कि आज से पहले कैसा पाठ्यक्रम था, कि एनईपी ने जो चीजें कही हैं क्या वो पाठ्यक्रम में इंक्लूड हो रही हैं, कंटेंट के साथ साथ सिलेबस में जो उस सब्जेक्ट की आइडेंटिटी उसके साथ साथ, तो उसको देखते हुए हमें ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें माइंडसेट तो अपना जरूर बदलना होगा, और नो डाउट हम कर सकते हो, हमने किया है, जिसका उदाहरण बार बार मैं कहता हूँ कि आप क्वालिटी पे मत जाइए कि ई कंटेंट कैसे बने थे, लेकिन लॉकडाउन जिस दौरान एक हेडफोन खरीदना, एक मोबाइल, कुछ भी खरीदना असंभव था, उस दौरान भी हमारे साथियों ने बहुत अच्छा काम किया था। तो यानी यदि हम चाहें तो किसी भी सुविधा में कर सकते हैं। तो हमें एक पॉजिटिव जब माइंडसेट देखेंगे तो इसकी जो समस्या है उनका भी, सरकार भी, हम भी, कॉलेज भी, प्रिंसिपल भी, यूनिवर्सिटी भी, सब मिलकर इसके समाधान की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा माइंडसेट के बाद जो सिलेबस, जो मैंने कहा कि पाठ्यक्रम में सारी चीजें समाहित होनी है, पाठ्यक्रम के द्वारा ही हर चीज पहुंचनी है, तो पाठ्यक्रम पे सबसे ज्यादा फोकस होना है, पाठ्यक्रम के को तैयार करना है, जो काफी हद तक तैयार हो गए हमारे, जो आपको नेक्स्ट वीक तक यूनिवर्सिटी तक काफी पहुंचेंगे, नेक्स्ट मतलब इस मार्च महीने में। फिर एकेडमिक क्रेडिट बैंक की बात है, जिसके थ्रू हमें लागू करना है, क्योंकि क्रेडिट अगर नहीं होंगे तो जो इस एनईपी की मूल भावना है कि कहीं भी बच्चा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होंगे। इसमें हम सभी लोगों ने देखा था अभी ये कि यूजीसी का, इसका एकेडमिक एबीसी का ड्राफ्ट आया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया था, उसमें काफी चीज सजेस्ट की गई थी, और हमारी तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से भी उसमें कुछ ना कुछ जरूर सजेशंस दिए गए होंगे, यूजीसी ने ओपन किया था। तो जो
वहां पर चीजें कही गई थी, वो उसका मोटिव है, वो है नेशनल लेवल का, यानी हमारे यूपी के छात्र दिल्ली या कहीं जाएंगे तो मूव करेंगे। उसकी एक जो सबसे बड़ी दिक्कत बात जो मुझे लगती है पर्सनल लेवल पर, वो एक थी हर्डल जो लगाया था उन्होंने कि सिर्फ ए ग्रेड में ही मूविलिटी होगी, यानी ए ग्रेड कॉलेज का ही बच्चा ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में जा सकेगा, एक यूनिवर्सिटी का ए ग्रेड में ही जा सकेगा। उनकी मानसिकता या मनसा यह रही होगी कि अच्छे इंस्टीट्यूट की पहचान बचाए रखे जाए, शायद इसलिए उन्होंने ये एक क्राइटेरिया लगाया कि ए ग्रेड्स टू ए ग्रेड मूव करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना भी था और सजेशन बहुत साथियों ने दिए भी हैं कि भाई इसको मूविलिटी ऐसे करते ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी अगर करते तो शायद इसकी मूविलिटी बढ़ती। लेकिन हमारी जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक बन रही है, जिस पर हरे कृष्णा सर भी, हम भी और काफी साथी काम कर रहे हैं, वो भी जल्दी ही इसमें कुछ ना कुछ चीजें यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगी, जहां से हमारे क्रेडिट स्टोर होंगे और फिर जो भी गाइडलाइन तैयार होंगी उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट ट्रांसफर की परमिशन होगी। लेकिन क्रेडिट स्टोर होना अलग चीज है, क्रेडिट ट्रांसफर होना अलग चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ चीजें तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं, कंटेंट है, पुराने चले आ रहे हैं, नो डाउट उनको आगे ले जाना है, हमें तो वहां जरूरत नहीं, लेकिन जो नए कंटेंट, नए पार्ट जुड़ेंगे, स्पेशली स्किल के पोर्शन जुड़ेंगे और आईसीटी, क्योंकि नई शिक्षा नीति को अगर लागू कर रहे हैं तो हमारा डिजिटलाइजेशन, आईसीटी बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है सिलेबस के साथ साथ। अगर मैं कहूं दो इंपॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट मुझे छांटने को दिए जाए तो पाठ्यक्रम और यूज ऑफ आईसीटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए, उसके जितने भी उद्देश्य उनको पूरा करने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां हमें विकसित करना होगा, कैसे करना होगा उस पर हमें जरूर चर्चा करनी है कि वो चीजें कहां से आएंगी, कॉलेज कैसे बढ़ाएंगे, आगे चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है इसे लागू करने के लिए टीचर्स की, चाहे वो सिलेबस हो पाठ्यक्रम के लिए, चाहे हमारे जो डिफरेंट आईसीटी टूल्स होंगे या स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम हो या कंपल्सरी कोर्सेज होंगे, इनके लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग एक स्तर चलाई जाए। टीचिंग एंड रिसर्च, देखिए रिसर्च अभी तक हम पीएचडी तक एक एक्सक्लूसिव पीएचडी करा रहा वही रिसर्च है, लेकिन नया पाठ्यक्रम जैसा हरे कृष्णा सर ने कल बताया था कि नए पाठ्यक्रम में, और एनईपी कहती भी है कि यूजी लेवल से ही हमें रिसर्च का माइंडसेट करना है। और आपने देखा भी होगा कल के थर्ड ईयर से ही रिसर्च इनपुट हो गया है, यानी अब हमें रिसर्च के माइंडसेट को ये नहीं कहना होगा कि भाई पीएचडी करा रहे हैं तभी रिसर्च है, अब हमें हर ढंग से रिसर्च के इंफ्रास्ट्रक्चर के माइंडसेट को यूजी लेवल से ही बच्चे में धीमे धीमे इनपुट देना है। तो उसके लिए डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या आसपास की सुविधा उनका इस्तेमाल करना होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आईसीटी का यूज, जिसे हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। और हमें अपने इसको लागू करने के लिए आगे जो इसमें फाइनेंशियल हैंड मिलेंगे, जो एनईपी में ड्राफ्ट में भी कई गई बातें हैं, उसमें कई जगह बी प्लस या बी डबल प्लस से ऊपर चीजें दी जाएंगी सरकार की तरफ से, जैसा कि एनईपी कह रही है। तो हमें एक्रेडिटेशन की तरफ भी जरूर जाना होगा कि हम एक्रेडिटेशन पे ध्यान दें और अपना टाइमली एक्रेडिटेशन कराएं। तो नई शिक्षा नीति ये कहती है कि नेक के अलावा भी कुछ एजेंसीज आएंगी जो एक्रेडिटेशन करेंगी, लेकिन वर्तमान में हमारे पास नेक एक्रेडिटेशन एजेंसी है, तो हमें उसी को टारगेट करना होगा कि फर्स्ट जो अवेलेबल हो, जब कोई और आएंगे, जब कोई और चीजें होंगी, तब उस पर चर्चा की जा सकती है कि वो चीजें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा सिलेबस का। सिलेबस जो बना था हमारा, उसमें जो कमेटी बनाई गई थी, एसीएस मैम ने 4 मेंबर टोटल एक कमेटी बनी थी, जिसमें मैं, प्रोफेसर हरिकृष्णा सर, प्रोफेसर पूनम टंडन शामिल थे। उसके बाद डिफरेंट ग्रुप की कमेटियां बनाई गई और लगभग 200 सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मिलकर हमारी और काफी वर्चुअल मीटिंग करके इस सब्जेक्ट को ऑनलाइन मीटिंग कर करके फाइनलाइज किए हैं, लोगों से बात कर करके, चर्चा कर करके। काफी सब्जेक्ट आपने देखे हैं। ये एक और चीज थी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि सारे सब्जेक्ट फीडबैक के लिए हमारे ऑनलाइन उपलब्ध है। जब से मैं एजुकेशन सिस्टम में हूं या जब से मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैंने कभी किसी का, केवल यूजीसी का छोड़ दीजिए, मैंने स्टेट लेवल में कभी ऐसा नहीं देखा कि सिलेबस को पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया गया। पहली बार ऐसा मैंने देखा कि पब्लिक कमेंट के लिए ओपन किया गया। बहुत अच्छे सुझाव भी आए जिसमें हम चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन बात करेंगे। अब जो सिलेबस बनाया गया है, मैं कहता हूं इसको दृष्टिकोण क्या है, जब सिलेबस हम देख रहे हैं तो इसको किस दृष्टिकोण से देखना है कि एनईपी के उद्देश्यों के दृष्टिकोण से हमें सिलेबस को देखना है। ये हो सकता है कि जैसे जूलॉजी में हमारे कई साथी कहते हैं कि भाई आपने फर्स्ट ईयर जो इन्वर्टिब्रेट फर्स्ट ईयर में पढ़ाते थे, आपने थर्ड ईयर में ले गए, हम फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं रखा। तो आपको ये मूल भावना एनईपी की देखने की, एनईपी क्या कहती है कि आज के समय में बच्चा 1 साल करके छोड़ के जा सकता है, तो हमें उस कंटेंट के उस पोर्शन को पहले लेके आना है जिसको पढ़ के बच्चा ये 1 साल के छोड़ के जा रहा है तो उसे कोई इश्यू ना हो, वो कुछ ना कुछ जॉब पा सके। हमारे साथी ये भी कह रहे थे कि भाई इससे तो ये होगा कि बच्चा बीएससी पूरी करेगा ही नहीं या डिग्री लेगा ही नहीं। तो इस पर हम, ये हमारी सोच नेगेटिव है। हम बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा 1 साल में रोजगार पा ले रहा है और जब भी आएगा, ऐसा नहीं कि सिस्टम खत्म होगा, अगर उसे 1 साल में हमने कोई ऐसी नॉलेज दी है, उसके बाद उसे रोजगार मिल रहा है, वो छोड़ के जा रहा है और दोबारा आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। न कि ये कि हम उसे ऐसा सिलेबस बनाए कि नहीं भाई 3 साल पढ़े तभी तू यहाँ से जाएगा, वरना तेरे काम का नहीं है। तो उस मूल भावना को देखते हुए ऐसा ही सब अन्य विषयों में भी किया गया है, उन्होंने रीऑडिट किया है। तो वो भावना वहां रखी गई है कि हम कंटेंट के उस पोर्शन को पहले लेके आए जो उसको कहीं ना कहीं स्किल या उसको रोजगार देने में हेल्प करे, उसको सर्टिफिकेट को। मल्टीपल एग्जिट एंट्री सर ने काफी डिस्कस किया था कल।
स्किल और वोकेशनल एजुकेशन पे पूरा एनईपी का जोर है। और ये जोर इसलिए है कि आज तक हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में, ट्रेडिशनल की बात करता हूं तो मोस्टली बीए, बीएससी, बीकॉम की हम बात करते हैं, इनके बच्चे कहीं ना कहीं रोजगार नहीं पा रहे हैं। रोजगार का मतलब सरकारी रोजगार की बात नहीं है, सिर्फ रोजगार का मतलब स्वरोजगार भी है। वो सारी चीजें कब आएंगी कि हम उन्हें स्किल और वोकेशनल एजुकेशन देंगे। देखिए, कोई ना कोई एक हुनर आना, चाहे कारपेंटर है, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, वो डिफरेंट कोर्स हो सकते हैं, इसकी एक लिस्ट आएगी सिलेबस में, और यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने स्तर से भी तैयार करके यूनिवर्सिटी के अप्रूवल से उनको लागू कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें दो ढंग से स्किल या वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। एक तो हर विषय का वो भाग जो उसको जॉब दे सकते हैं, या उस विषय में ऐसी चीजें जो जॉब ओरिएंटेड हैं, उनको थोड़ा फोकस और हाईलाइट करने की हमने बात जो विषय विशेषज्ञ उनसे कही थी कि उस पोर्शन को ऊपर करें, जिससे डायरेक्ट कहीं कोई जाए, बच्चे को उसको नाम दे, सर्टिफिकेट हो सके तो, कि कहीं कहीं जाए और वो उसको रोजगार मिल सके। तो उस पोर्शन को हाईलाइट करें, एक वो, और दूसरा इसके साथ साथ एक हर बच्चे को 2 ईयर तक यानी 4 सेमेस्टर में एक स्किल कोर्स करना ही होगा, और 5वें 6ठे सेमेस्टर में आपका रिसर्च और रिसर्च का कोई ना कोई प्रोजेक्ट है, क्योंकि वहां से रिसर्च माइंडसेट विकसित करने की बात की गई है। तो स्किल होने के बाद बच्चा किसी न किसी चीज में अगर कोई भी स्थिति ऐसी है तो कम से कम वो छोटा मोटा काम करके अपनी रोजी रोटी तो चला सकता है। जो इसमें मोटिव है कि हमें इनपुट रखना है, तो वो सब्जेक्ट के सिलेबस बनाते वक्त इस चीज का भी ध्यान दिया गया है। दूसरा, हर सब्जेक्ट की पहली यूनिट जो बनाई गई है, वो उसमें ये कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी, और जहां तक आप देखेंगे ये बात लोगों ने मानी भी है, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने, कि हम इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन को, जो भारतीय संस्कृति में विरासत है, उससे रिलेटेड पहली यूनिट का पहला हिस्सा जरूर लेके आए, जिससे लोग बच्चे हमारे उस विषय से संबंधित हमारे देश के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या जो भी लोग हैं, या जो भी काम है, जो भी धरोहर है, उसके बारे में जान सके। तो पहली यूनिट का पार ये टास्क फोर्स की सिफारिश थी कि भाई ये चीज डाली जाए। तो उस सिफारिश के अकॉर्डिंग हर विषय में पहले वर्ष की पहली पेपर की पहली यूनिट में ये सारी चीजें इनपुट की गई हैं। ज्यादा बहुत सी, लेकिन मिनिमम ये डाला गया है, जिससे बच्चा उस विषय के बारे में, अपने देश के, अपने ज्ञान के बारे में जान सकेगा। कंपल्सरी रिसर्च माइंडसेट विकसित करने की पूरी 3rd ईयर से स्टार्ट हो गया, तो अब रिसर्च माइंडसेट उसका आना ही आना है। जो भी 2 साल के बाद डिप्लोमा का डिग्री की तरफ जाएगा, तो बच्चे में रिसर्च का जो माइंडसेट विकसित होगा, और रिसर्च कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक पे अब करेगा ही करेगा। कुछ कोर्सेज, जैसे कल माननीय कुलपति महोदय कह रहे थे कि भाई बच्चे को हमें सिर्फ एक मशीन नहीं बनाना है कि बस मशीन बना दिया, उसने बहुत एक अच्छी अर्निंग मशीन बन गई, पैसा बहुत अच्छा कमाने वाला हो, हमने कंटेंट दे दिया, उसमें एक मानवता या भावना नहीं रही। तो उस उद्देश्य से 6 कंपल्सरी कोर्सेज बनाए गए हैं, जिसमें मैक्सिमम कोशिश ये की गई है कि वो सारी जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ते हैं, वो सारी चीजें वहां आ जाएं। वहीं क्रेडिट ट्रांसफर, सर ने कल भी कहा था, सिलेबस ऐसा नहीं, सिलेबस को एक स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया था कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे, क्रेडिट को चेंज करने की परमिशन देंगे, तो एक जो मूविलिटी है एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाने की, वो मूविलिटी हमारी खत्म हो जाएगी या उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए एक जनरल स्ट्रक्चर हरिकृष्णा सर ने डिस्क्राइब किया था, बताया था, सभी लोगों को कमेटी से पास भी हुआ था ये। और उसके बाद उस सिलेबस के अंदर सारी लिबर्टी थी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को कि आप चाहे जैसे करें, लेकिन बस उस जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है उसको पूरा फॉलो करें, जिससे क्रेडिट ट्रांसफर आसानी से हो सके जब ये होगा। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, ये अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी 2 चीजें थी। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए, जैसे कल भी सर ने कहा था कि भाई अगर 3 मेजर सब्जेक्ट हैं तो मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ले सकता है, लेकिन 3rd सब्जेक्ट उस पर चॉइस है, कुछ और भी ले सकता है, म्यूजिक। ऐसे ही इसके बावजूद मान ली कोई बच्चा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री भी ले गया है, तो एक सब्जेक्ट दिया गया है माइनर के रूप में, जो वो अदर फैकल्टी का लेगा ही लेगा। यानी इस एनईपी की जो मुख्य उद्देश्य उनमें एक ये भी था कि हर विषय, उन्होंने तो ये बात की, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट जो मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं है, उनको सबको मल्टीडिसिप्लिनरी कन्वर्ट करना होगा। आप लोगों ने अभी अखबारों में पढ़ा भी होगा, स्पेशली आईआईटीज के उससे, क्योंकि आईआईटी भी एनईपी के प्रीव्यू में आ रही हैं, तो आईआईटीज को काफी ये हो रहा है कि भाई हम अपने टेक्निकल और टेक्निकल पार्ट में रहेंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं जाएंगे। तो उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन एनईपी का साफ कहना है कि हर इंस्टीट्यूट सिंगल फैकल्टी हैं, उनको धीमे धीमे मल्टीडिसिप्लिनरी में चेंज होना पड़ेगा, और साथ साथ सभी सब्जेक्ट में हमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच भी लानी होगी। तो हमारे इसी सब्जेक्ट के लिए जो एक नेक्स्ट दिया गया, उसमें ये कहा गया है कि एक फैकल्टी अलग से दूसरी फैकल्टी का करेगा। एक यहाँ एक सवाल और आ रहा था, और जो कई बार उसमें पूछा भी गया है कि भाई मान लीजिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, आज हमारी फैकल्टी इस नाम से डिग्री देते हैं, और बच्चे ने, चूंकि इसमें बच्चे को पूरी लिबर्टी है, जैसे सर ने कहा था, बच्चा प्रिंस है, सारी लिबर्टी है, हाँ एब्सोल्यूट पावर नहीं है, किंग नहीं है, लेकिन लिबर्टी तो है उसके पास। बच्चे ने, जो आज भी होता है, कई बार साइंस में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर करने के बाद वो फेल हो जाते हैं, एक्स हो जाते हैं, लेकिन वो बीए नहीं कर सकते आज की स्थिति में किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कर लो बात अलग है, कहीं और से कर लो, लेकिन हम अपने कॉलेज में दोबारा एडमिशन नहीं देंगे, दोबारा एडमिशन में एक्स के रूप में बीएससी करेगा, चाहे भले वो फेल होता रहे। तो उस कंडीशन को बचाने के लिए कि भाई नए दिन, तो अब क्या हो सकता है कि बच्चे को अगर ऐसी स्थिति बनती है, कहीं लगता है,
तो अगर प्रीरिक्विजिट, अगर वो मिनिमम वो चीजें अलाउ करती हैं, ऐसा नहीं है कि सेकंड ईयर के बच्चे ब्लाइंडली ले लेगा। अगर सेकंड ईयर में ये कहा जाता है कि क्योंकि अब सर्टिफिकेट हर एक चीज अपने आप में आइडेंटिटी, 1 साल का कोर्स अपनी आइडेंटिटी है, 2 साल डिप्लोमा अपनी आइडेंटिटी है। अगर डिप्लोमा में ये कहा गया है कि इस डिप्लोमा कोर्स को करने के लिए 1 साल के सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वहां तो आप लिबर्टी नहीं दे सकते। लेकिन जो कोर्स ऐसे हैं जहां मैंडेटरी नहीं है कि लिबर्टी मिली हुई है, तो बच्चा हो सकता है स्विच ओवर करके साइंस छोड़ के उन सब्जेक्ट को पकड़ सकता है, यानी वो डिफरेंट सब्जेक्ट ले सकता है। अब बात ये आ रही थी, इसमें तो खिचड़ी पक जाएगी, तो बच्चे कॉमर्स भी ले लेगा, साइंस भी लेगा, सब पका देगा। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा, नो डाउट खिचड़ी पक जाएगी, लेकिन खिचड़ी हम नहीं कह रहे उसे पकाने के लिए, ये बच्चे की चॉइस है। और इसमें बच्चे को कहा गया है कि भाई आपकी लिबर्टी है, वो अपने हिसाब से देख रहा है कि मुझे खिचड़ी पकानी है नहीं पकानी है। हम तो अच्छी एडवाइस कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़िए। तो आपने अभी एबीसी ड्राफ्ट में भी देखा होगा, जो आया है ड्राफ्ट, और जल्दी उसकी फाइनल गाइडलाइन आ जाएंगी, उसमें एक नया नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन। यूजीसी ने एक नई डिग्री का नॉमेनक्लेचर किया है, जिसमें कहा ही है कि आपको क्रेडिट ही समझ में नहीं आ रहा है कि डिग्री, नॉर्मली उन्होंने कहा 60% जिस फैकल्टी से लेगा, 60% साइंस के तो बीएससी, आर्ट्स के तो बीए, कॉमर्स के तो कॉमर्स, उन्होंने। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन गई है जहां बच्चे की समझ में ही नहीं आ रहा, या फैकल्टी की समझ की कहाँ खिचड़ी पक गई है, तो उसके लिए नया नॉमेनक्लेचर यूजीसी ने कर दिया है, बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन, यानी नई डिग्री आप दे सकते हैं जहां पूरी तरह बच्चे की लिबर्टी, उसने जो मर्जी पढ़ा है और उसको डिग्री भी चाहिए तो डिग्री लेके वो अपना आगे आगे जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी पूरी स्टूडेंट को दी गई है, सिलेबस बनाते वक्त इवन फैकल्टीज को भी दी गई है कि भाई इसको इस ढंग से बनाए। कहीं कहीं भी हमारे कई बार साथी कहते हैं कि भाई दबाव, कहीं किसी प्रकार का कोई, केवल स्ट्रक्चर के लिए जरूर कहा गया था कि स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बाकी कंटेंट जो कुछ है आप सोल है, आप अथॉरिटी हैं, आपको डिसाइड करना है कि सिलेबस कैसा बनना है कैसा नहीं बनना है। हाँ, बस रिक्वेस्ट बार बार यही थी कि सिलेबस में किसी हद पे आप कंटेंट उसको न छोड़ें। जो सिलेबस बनाए गए फेज 1 में आप 35 सब्जेक्ट हमारे बनाए गए थे को करिकुलर, जिनके आपको फीडबैक के लिए वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे, जिनमें काफी करीब 416 फीडबैक आई हैं। फेज 2 जो अभी चल रहा है, उसमें 31 सब्जेक्ट जो रिमेनिंग थे यूजी के, जिनमें 3 पेपर सब्जेक्ट बेस की बात कर रहे हैं, यानी जहां 3 सब्जेक्ट में से बच्चे को चुनना होता था, उन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो बनना है। साथ साथ पीजी के सिलेबस बनना है अभी। इसके बाद एक सिंगल सब्जेक्ट, कुछ लोगों के सिंगल सब्जेक्ट अभी बन गए, लेकिन जितने भी जैसे ऑनर्स जिसे हम कहते हैं बेसिकली, उनके सिलेबस फेज 3 में बनाने की बात थी। तो ये सारे सिलेबस बन के यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे, फिर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से उसको अपने बीओएस पे पास करा के जो भी है 30% कंटेंट की लिबर्टी के साथ उसमें आगे बढ़ सकती है। जो बनाने का तरीका, सिलेबस सारे एक्सपर्ट ने जो भी बनाए उन्हें हमने कॉलेज की परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया, वो फीडबैक के लिए ओपन किए गए। आप सब बहुत लोगों ने फीडबैक दिया है, और उसके बाद एक फीडबैक के बाद एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाएगी, एक्शन टेकिंग रिपोर्ट। सारे आप बहुत अच्छे फीडबैक भी आए हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स थे हम लोगों ने मिलकर उसमें बहुत सी चीजों को इनपुट भी किया है। और फाइनली जो अब सब फाइनल होगा, वो सब्जेक्ट आपको यूनिवर्सिटी तक भेजे जाएंगे आगे लेने के लिए। थोड़ा सा मैं फीडबैक की अगर दिखाऊं आपको, फीडबैक में हमने कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे। फीडबैक में आप देखिए हर सेक्टर से, हमारे जो एजुकेशन सेक्टर से लगभग फीडबैक आई थी, जो 416 फीडबैक अभी तक आई हैं। करीब 84% हमारी नेचुरली मेन सब्जेक्ट के लिए थी, और 25% आपकी को-करिकुलर सब्जेक्ट के लिए थी। फिर हमने कुछ सवाल पूछे थे कि जो अब तक सिलेबस बने हैं, उन सिलेबस में एनईपी की भावना वाकई इनपुट हो पाई है नहीं हो पाई है, जो हम कह रहे हैं, जो हमारे, क्योंकि हम हर विषय को, मैं जूलॉजी समझता हूँ, दूसरे विषय नहीं समझ सकता कि उसमें क्या हुआ है। तो बाकी लोग जो है, तो इसमें हमने कुछ 5 सवाल डाले हुए थे कि ये क्या फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी इसमें कुछ नया कुछ अलग से करने की कोशिश की है। तो आप देखिए 75% हमारा फीडबैक ये है कि हाँ, लोगों ने नया करने की कोशिश की है, कुछ अलग लिया है, भविष्य के हिसाब से सिलेबस में चीजें डाली है। ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़े थे वही हम पढ़ाएंगे, वो परिभाषा को लोगों ने बदलने की कोशिश की है। अधिकांश माइंडसेट ये हो जाता है, अगर मैंने जो सिलेबस जो कंटेंट नहीं पढ़ा है तो मैं सिलेबस से डालने से बचता हूं, लेकिन ये इस बार ऐसा किया है कि लोगों ने उसमें कुछ इनपुट किए हैं। एनईपी के बारे में पूछा गया था कि ये पूरेगा, तो 75% लोगों ने कहा यस करेगा। फिर रिसर्च, चूंकि कहा गया था कि रिसर्च ओरिएंटेड या रिसर्च माइंडसेट जरूर लाना है यूजी लेवल में, स्नातक स्तर पर, तो वहां भी देखा कि लगभग 70+ लोग कह रहे हैं कि हाँ करेगा। स्किल ओरिएंटेड पूछा गया था कि जो सिलेबस बने हैं क्या वो रोजगार दे सकते हैं, इस ढंग से रीओरिएंट किए गए, तो उस पर भी आप देखिए मेजोरिटी लोग कह रहे हैं हाँ ये दो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है, हो सकता है कुछ विषय ऐसे होंगे जहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा की पहली यूनिट उस ढंग से नहीं आ पाई होगी जैसे आनी चाहिए, तो यहाँ जरूर है 60% लोग कह रहे हैं कि नहीं, मतलब ये, लेकिन उसके बावजूद मेजोरिटी लोग ये कह रहे हैं कि यस, हाँ इसमें जो नए सिलेबस बने हैं उनमें ये चीजें शामिल हुई हैं। एक्शन टेकिंग रिपोर्ट जो आई है अभी तक हमारे पास 25 सब्जेक्ट की आ गई है, लगभग 14 की इन प्रोसेस है। एक्शन टेकन यानी जो आप लोगों ने फीडबैक दी है वो समितियों को दे दी गई है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करने के बाद उस पर वो अपने आंसर दे रहे हैं, और अगर जो आवश्यक लग रही है तो वो उसमें सब्जेक्ट को नया चेंज कर रहे हैं, उसमें वो चीजों को इनपुट कर रहे हैं, और नए ढंग से सब्जेक्ट को मॉडिफाई करके उसको इनपुट करते हुए हमको दे रहे हैं।
कुछ जो मोटी मोटी या कुछ इंपॉर्टेंट चीज कह सकते हैं आप, जो मुझे वहां दिखी थी फीडबैक में, उन पे मैं और वो शायद आपकी जिज्ञासाएं भी होंगी, उन पे भी मैं थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ। एक तो ये बहुत कहा गया है कि क्रेडिट बहुत ज्यादा है, क्रेडिट लोड बहुत ज्यादा है, चाहे वो पेपर में हो चाहे सब्जेक्ट में हो। यहाँ आप लोगों से बताना भी चाहूंगा, अनुरोध भी है, आप यूजीसी का सिलेबस देखिए, इसमें लगभग वही चीजें यूजीसी ने जो किया है, हमारे क्रेडिट बल्कि उससे 10 क्रेडिट कम ही हैं, और हमने थोड़ी सी लिबर्टी भी दी है। आप देखिए हरिकृष्ण सर का जो कल सिलेबस एक्सप्लेन किया था, कुछ क्रेडिट की लिबर्टी भी दी है, अगर उतने क्रेडिट कम भी हो जाएंगे तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री ले सकता होगा, वो लिबर्टी दी है, बल्कि वो क्रेडिट लोड हमारा किसी स्तर पर नहीं बढ़ा है। साथियों ने कई बार यूजीसी की बात कही है। यूजीसी देखिए, यूजीसी के जो सिलेबस बने थे 2015 में बने थे, नो डाउट यूजीसी में क्रेडिट मोबिलिटी ठीक थी और सेमेस्टर सिस्टम पे बनाए गए थे, ये चीज तो यूजीसी में फोकस है। लेकिन 3 भावनाएं जो एनईपी की हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूजीसी के वक्त उस वक्त नहीं थी, वोकेशनल स्किल पार्ट ये 2015 में नहीं था, तो ये जो चीजें हैं, ये और जो कंपलसरी कोर्सेज की बात थी, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट, ये 3 चीजें यूजीसी के सिलेबस में नहीं शामिल हैं। यूजीसी का आप किसी विषय का सिलेबस देखिए, उन्होंने जो स्किल ओरिएंटेड पार्ट इनपुट भी किया है, जैसे जूलॉजी की बात करें तो हमारा स्किल एपीकल्चर के रूप में लेके आए वो तो उस सब्जेक्ट का पार्ट है, अलग से स्किल या वोकेशनल देने की कोशिश नहीं की है, तो वो उस ढंग से डिजाइन सिलेबस है। और अब जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को हटा के एनईपी के जो उद्देश्य उनको अप्रोच किया गया है। यूजीसी के किसी सिलेबस में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात नहीं की गई है। एक लैंग्वेज वो कंपलसरी सब्जेक्ट की बात की है, जो एनवायरमेंट एंड फिजिकल एजुकेशन, लेकिन नहीं की गई है। तो क्रेडिट का लोड कतई ज्यादा नहीं है, यदि आप लोग यूजीसी से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, उससे कमी है। टीचर्स पे ओवरलोड की बहुत लोग बात करते हैं, आप देखेंगे टीचर्स की जगह उल्टा थोड़ा सा सोचिए। अभी तक अगर जूलॉजी की बात करूं तो 3 पेपर होते थे एनुअल सिस्टम में एक साल में, वो 3 पेपर घट के 2 हो गए। आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक सेमेस्टर में हुआ, एक सेमेस्टर को 2 पेपर हो गए। आप ये कह सकते हैं कि 3 पेपर का कंटेंट 2 पेपर में आ गया, यदि वही कंटेंट रहा होगा तो, ये तीनों साल में लिए, तो ये बच्चे के पार्ट से जरूर कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा मिल गया पेपर में देने में। लेकिन टीचर्स का लोड वहीं का वहीं रहा, कंटेंट बहुत ज्यादा चीज नहीं है। यहाँ बच्चे के पार्ट से अगर आप देखें तो बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहां जितना उन्होंने जूलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा है, वो तो 2 पेपर में 3 साल एक बार में दे के आते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव या एक पेपर में देते हैं कई बार। तो हम अपने बच्चों को इतना कमजोर भी नहीं माने कि हमने 3 पेपर 2 में कर दिए तो बच्चा बहुत ज्यादा, वो धीमे धीमे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। लेकिन बच्चे के पार्ट से जरूर थोड़े से लोड में चेंज आया है, क्योंकि उनको ज्यादा कंटेंट कम देना है, लेकिन टीचर के पार्ट पर नहीं आया है। आप अपना यूजीसी का वर्कलोड निकालेंगे तो कतई आपको नहीं लगेगा, जो एनुअल सिस्टम से उससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा आपको। फिर स्किल कोर्सेज पे, प्रैक्टिकल पोर्शन पे, इंटर्नशिप पे कहा गया है, नो डाउट। स्पेशली जूलॉजी का एक एग्जांपल मैं बार बार देना चाहता हूं। एक हमारे साथी का कमेंट था, मैंने उनको फोन भी किया था पर्सनली, फीडबैक मैं भी देखता हूं। उनका एक कमेंट था कि जूलॉजी में से डिसेक्शन हटा के जूलॉजी की आत्मा को मार दिया गया है, और इससे खराब जूलॉजी का सिलेबस कभी नहीं बन सकता है, ये उन्होंने कमेंट में कहा। कमेंट अच्छे हो खराब सारे स्वागत योग्य हैं, लेकिन चूंकि मैं जूलॉजी का खुद हूं, इसलिए मैंने उस पर जरूर उनसे फोन करके पूछा, मैंने सर आप ये बताइए कि आप जिस कॉलेज में आप वहां डिसेक्शन कराते कितना है? नहीं भविष्य में कराएंगे। मैंने सर मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। आप ये वाकई कराते हैं, डिसेक्शन कराते कहां से और बिल कहां से देते हैं? तो जो हम प्रैक्टिकली तो करा नहीं रहे, लेकिन हमने उसको सोच लिया। और इसका देखिए डिसेक्शन हटाने का ऐसा नहीं है, डिसेक्शन वेग ही हटा दिया सरकार ने, उसका मोटिव था। यूजीसी अगर डेटा देखिए, बीएससी करने वाले 5% बच्चे सिर्फ पीजी तक पहुंचते हैं, जो जूलॉजी की एमएससी करते हैं। तो 95% वेस्ट कर रहे, तो हमारी एक एनिमल फ्लोरा, एनिमल का फोना बहुत खत्म हो जा रहा था, इसलिए वो कम किए गए, इसलिए वर्चुअल डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। तो ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट को इस ढंग से किया गया है। कंटेंट पे कई लोग साथियों ने नए कंटेंट डाले गए, कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है कंटेंट लोगों ने इनपुट किए हो, लेकिन हमारी भावना वही थी कि भविष्य के लिए हम ध्यान रखें, हम वही ना करें कि जैसे 30 साल, मैं अपनी बताऊं, जूलॉजी मैंने वो बीएससी मैंने आज से करीब 28 साल पहले की थी। उस सिलेबस में आज के सिलेबस में आप फर्स्ट और सेकंड थ्री छोड़ दीजिए, आप कंटेंट में 5% का भी अंतर नहीं है, हम वही चले आते आ रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा चेंज हुआ। तो कंटेंट अगर हमें पढ़ना भी पड़ा, टीचर के नाते हमारी लर्निंग आदत है, तो थोड़ा सा हमें समझौता करना होगा, और हमें कुछ पढ़ के नए बच्चों का कुछ कंटेंट लोगों ने इनपुट किए। मैं तो इसको अप्रिशिएट मानता हूँ कि लोगों ने इतनी हिम्मत की कि कुछ नया डालने की अपने सब्जेक्ट में कोशिश की, जो भविष्य के लिए, या केवल भविष्य नहीं, जैसे हमने कहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बच्चा यूं ही नहीं आएगा आपके यहाँ पढ़ने, उस बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ सस्ता भी हो, अच्छा भी है, तभी बाहर के बच्चे हमारी तरफ आकर्षित होंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने एनईपी का जो पहला वो हुआ था एमएचआरडी की तरफ से, उसमें कहा भी था कि हमें ऐसा नहीं बनाना हमारे बच्चे विदेश में जाएं, बल्कि हमें इस ढंग से सिलेबस को या इस ढंग से एनईपी लागू करना है कि विदेश के बच्चे हमारे यहाँ आए। और वो बच्चे नहीं, हम विदेश उनको नहीं कह सकते जिनके पेरेंट्स यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उसे विदेशी नहीं मान सकते। जो सिर्फ एजुकेशन के लिए पढ़ने आए चॉइस से,
तब सही मायनों में हम कहेंगे कि हमारा एक इंटरनेशनल स्टैंड हो गया। आज मैक्सिमम मेजोरिटी जो फॉरेन स्टूडेंट की है वो या तो बहुत छोटे कंट्रीज से हैं, लेकिन अच्छे डेवलप कंट्री से वही बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ जॉब कर रहे हैं किसी न किसी सेक्टर में, किसी न किसी कारण से या इंडस्ट्री में, तब वो यहाँ आए हुए हैं। तो बाई चॉइस बनाना है हमें। को करिकुलर की बात की गई थी कि भाई कौन करेगा को करिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन, एनवायरमेंट साइंस, ये सारे सब्जेक्ट वही हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर हम अभी पढ़ाते थे तो तब भी पढ़ाते रहेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहे थे तो हम फिर कैसे पढ़ाएंगे, ये हमें खुद देखना होगा। इसमें कोई नया इनपुट नया नहीं आया। कुछ सब्जेक्ट डाले गए हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके बच्चे, और सर ने कहा भी था कल आप लोगों से कि 20% तो बच्चे की लिबर्टी ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं वो, और बहुत कम कोर्सेज पैसे पे हो रहे हैं। तो जो लिबर्टी है उस लिबर्टी को इस्तेमाल करके बच्चे ऑनलाइन या कहीं और से भी कर सकते हैं उन कोर्सेज को, को करिकुलर कोर्स को, वो यहाँ क्रेडिट उनके मिल जाएंगे कंसर्न यूनिवर्सिटी में, उसमें जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनके लागू है, बाकी के क्रेडिट ऐसा नहीं है हर एक ऑनलाइन कोर्स लागू होगा, जो गवर्नमेंट कहेगी वही लागू होगा। कुछ लोगों ने कहा रिसर्च यूजी लेवल पर बच्चे में अच्छी बात नहीं है, कई कमेंट मैंने ऐसे देखे। ये बहुत अच्छी बात है जो मैं समझता हूँ, या हमारी स्टिंग कमेटी या एनईपी में इतने बड़े बड़े योग्य लोग बैठे थे, जब उन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही कहा होगा कि रिसर्च यूजी लेवल से आनी चाहिए। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ ग्रास रूट इनोवेशन। जब बच्चा इंटर कॉलेज से आता है और डिग्री में आता है तो उसके दिमाग में बहुत से आइडियाज होते हैं। वो आइडिया सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, फिजिबल हो सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अजीब अजीब आइडिया होते हैं। उस आइडिया को अगर शेप देके हमारे टीचर्स पे आएगा तो वही एक प्रकार की रिसर्च हो जाएगी। मैं कई बार कहता हूँ भाई फल तो सारे ऊपर से नीचे गिरते हैं। न्यूटन ने ही तो कहा कि भाई उसने देखा, ऑब्जर्व किया, न्यूटन लॉ दे दिया। देख तो सारे लोग रहे थे ना। तो उस क्यूरियोसिटी को, जो बच्चे की सोच है, उसको कैसे दिया है, तो रिसर्च यूजी पे लाना एक अच्छी पहल है, जो कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं ये इसको यहाँ इंक्लूड नहीं, पीजी पे ही रहना चाहिए था। सारे सब्जेक्ट की जो रिस्ट्रिक्शन की गई है, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि फर्स्ट ईयर जूलॉजी में से कहा गया कि इन्वर्टेड फर्स्ट ईयर में पढ़ाने होंगे, वो थर्ड ईयर में पढ़ा दिए गए। कंपल्सरी कोर्सेज जो 6 सब्जेक्ट हैं हमारे, आप सभी लोगों ने देखा ही है, ये कंपल्सरी कोर्सेज जो हैं, और इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ हाइजीन, फिजिकल एजुकेशन, कुछ तो हमारे कंपल्सरी हैं जो पहले से आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर करेगा तो 2 ये करने हैं उसको, सेकंड ईयर करेगा 2 अगले, और थर्ड ईयर करेगा तो ये करने हैं, टोटल 6 करने हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में इनके बारे में बताना जरूर चाहूंगा। फूड एंड न्यूट्रिशन पे काफी इसके कंटेंट पे चर्चा हुई थी। इसमें 2-3 चीजें इस की बहुत ध्यान देने योग्य थी, जो उन्होंने कहा भी था, एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई वो जो कहीं पोस्टेड थी तो गर्ल्स को कैल्शियम की गोली सरकार की तरफ से बांटी जा रही थी, आयरन और कैल्शियम की, और कैल्शियम गोली होने खाने के बाद उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वो कैल्शियम गोली खाना छोड़ देती थी। बाद में पता लगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता लगा कैल्शियम की गोली दूध के संग खाई जा रही है, जो नेचुरली है उसका इफेक्ट भी होना और नुकसान भी होना है। तो वो चीजें ऐसी चीजें हैं, तो उस ढंग को लेते हुए तो इसमें जनरल न्यूट्रिशन दिया गया है, साथ साथ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का पार्ट है, फर्स्ट 1000 डे न्यूट्रिशन, यानी बच्चा जब एम्ब्रियो में होता है, फीटस से लेके और अगले 2 साल तक बच्चे माँ को बच्चे को किस ढंग का न्यूट्रिशन दिया है, जो भविष्य उसका निर्धारित करेगा, उस पर बहुत ज्यादा फोकस था, उस चीजों को डाला गया है। साथ ही हाइजीन और कम्युनिटी हेल्थ को इसमें इन्वॉल्व किया गया। सारे सिलेबस आपको डिटेल में वहां अवेलेबल है। एक दिया गया है जो हमारा नेक्स्ट है हेल्थ हाइजीन वाला, इसमें बेसिक फर्स्ट एड, यहाँ पे बहुत चर्चा थी, कुछ लोगों ने, साथियों ने ये जरूर कहा है, इस पर शायद स्टेट कमेटी विचार जरूर करेगी, इसका नाम थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए हमें, वो एक इनपुट है, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इसके कंटेंट की बात करूं तो फर्स्ट एड में ये आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये जो कोर्स है, ये फर्स्ट एड सोसाइटी जो है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, उनका प्रेस्क्राइब कोर्स है, उसमें से हमने कुछ कमियां, और ये टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड है। ऑनलाइन भी अगर आप जाइए उनका कोर्स कर सकते हैं आप, वो 18 घंटे में पूरा करा देते हैं इसको, वो भी उसमें प्रैक्टिकल, छोटे छोटे वीडियोज हैं, टर्म बड़े हैं कि भाई सीपीआर कैसे दी जाएगी, सीपीआर का एक वीडियो दिया गया भाई, सीपीआर अगर हम सीपीआर टेक्निकली पढ़ेंगे, थ्योरी में मेडिकल के हिसाब तो सीपीआर पर पूरा एक चैप्टर है, वहां में उसके वो नहीं, हमें तो सिर्फ सीपीआर देना सिखाना है बच्चे को। तो फर्स्ट एड वो दिया गया है, साथ में पहली बार बेसिक सेक्स एजुकेशन की बात की गई है, और मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल की भी इसमें इनपुट किया गया है, क्योंकि साइकोलॉजी भी एक बड़ा इश्यू है आजकल। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, इसमें भी इंडियन वैल्यूज को डालने की कोशिश की गई है, लाइफस्टाइल, वेट मैनेजमेंट, इनके साथ साथ जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स थे, जो हम खेलते थे, जो शायद बच्चे नहीं जानते हैं, वो सारे गेम दोबारा स्कूल या यूनिवर्सिटी स्तर पे इनपुट किए जाएंगे कंपल्सरी। वो सारे अब वो प्रैक्टिकल ग्रुप बच्चे करेंगे, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, और हमें कहीं से उसके लिए कोई रिसोर्स जनरेट नहीं करने हैं। फिर ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंट स्टडी हमारा पहले से आ रहा है कंपल्सरी में, जिसमें एनवायरमेंट लॉ, एनवायरमेंट डाला गया, और ह्यूमन वैल्यूज में जो इथिकल वैल्यूज हैं और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की है, और मोरल एजुकेशन है, उस सब की बात की गई है। जो हमारे 2 और कोर्स हैं, उसमें एक कोर्स का जो हरे कृष्णा सर का सुझाव था विशेषकर, कि बच्चा जब हमारा यूजी करके जाता है तो तमाम कंपटीशन देता है, उन कंपटीशन के लिए उसके पास कुछ, और कंपटीशन के कुछ चीजें जैसे एनालिटिक एबिलिटी है,
और ये सारी चीजें हर कंपटीशन में आती हैं। तो इस कोर्स को जरूर, इसीलिए इसको 3rd ईयर में लिया गया है, और इससे बच्चे को विभिन्न जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको देने में बड़ी आसानी होगी यदि वो, क्योंकि वो वहां पर अगर इनको करेगा। साथ साथ कंप्यूटर की जो अवेयरनेस की बात की गई है, इसमें कंप्यूटर बेसिक्स, MS वर्ड और बेसिक छोटा सा बनाया, और साइबर सिक्योरिटी बेहतर से जोड़ी गई है। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसमें ग्रूमिंग से लेके कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, कैसे जो इंटरव्यू फेस करना है, कैसे मॉक इंटरव्यू लेना है, इसका डिटेल कंटेंट आप देखेंगे तो वो सारी चीजें यहाँ आपके कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट डाली गई हैं, इनपुट की गई हैं, और ये दोनों ही लास्ट ईयर में लिए गए हैं जो पूरे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको इनिशियली, ताकि क्योंकि बच्चा जब जॉब के लिए स्पेशली आएगा, डिग्री की बात करें, ऐसा तो बच्चा फर्स्ट ईयर में भी जॉब में जा सकता है, लेकिन डिग्री के बाद अगर जाएगा तो उसको इसमें बात की गई है कि भाई इस जगह वो करेगा। कमेटीज की बात करें तो आप सभी को डिफरेंट आदेश मिले होंगे, करीब हमारी 10 कमेटी बनाने की बात की गई है। इसमें कुछ कमेटियों पर हम जरूर चर्चा करेंगे जो होनी भी चाहिए, और इसलिए बताई गई हैं कि ये कमेटीज NEP इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। अगर इन कमेटीज को नहीं देखेंगे तो हम NEP इंप्लीमेंट करने में हमें दिक्कत आएगी। तो इन कमेटियों को विश्वविद्यालय स्तर पर और कॉलेज स्तर पर बनाने की बात की गई है, जिसमें एक तो है उद्योग अकादमी एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ। इसके 2 काम है मेनकर मुख्यतः, चूंकि ये स्किल ओरिएंटेड इंटर्नशिप के लिए बच्चे बाद में जाएंगे, तो इसमें 2 हैं जो अभी एक आदेश भी आ गया है इसके लिए, शासनादेश, जो MSME से जो जिला उद्योग केंद्र के थ्रू एक टाइप करने की बात की गई है, जो एक सरकार ने एक MOU साइन भी किया है, उसकी मदद से हम जितनी भी एजेंसीज हैं उनसे हम MOU उसको लेके कॉलेज के रूप में हम उनसे कॉन्टेक्ट हैं जिला उद्योग अधिकारी से, तो उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके थ्रू कॉलेज अपने एरिया की जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं उनसे अपने कुछ MOU के ड्राफ्ट करके साइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक सेल जरूरी हो जो उनसे MOU साइन करे। 2 ढंग के इंस्टीट्यूट है जिससे हमें करना है, एक तो टेक्निकल जो हमारे आसपास है, जहां बच्चा जैसे मान ली IIT है, पॉलिटेक्निक है, जो भी जहां उसे टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता हो, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, तो हमें उनसे MOU साइन करें, हम भविष्य में उनको भी कुछ हेल्प कर सकते हैं, एक MOU साइन करें। और दूसरा आसपास की इंडस्ट्री से, छोटी इंडस्ट्री हो बड़ी इंडस्ट्री हो, साइंस है, जूलॉजी है तो पैथोलॉजी से हम साइन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट चूंकि अब इन्वॉल्व हो गई है, सिर्फ हमारा रोल इतना जरूर है कि हमें जिला उद्योग अधिकारी से उनको नोडल अधिकारी बनाया गया, उन तक अप्रोच जरूर करना होगा कि हमें हमारे एरिया में इंडस्ट्रीज हैं, आप हमारी हेल्प करिए, तो नो डाउट वो लोग हेल्प करेंगे और धीमे धीमे इसमें चीज हमें MOU साइन हो जाएंगे। फिर LMS प्रकोष्ठ की बात है, ये LMS प्रकोष्ठ ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ कॉलेज के जितना डिजिटलाइजेशन है, क्योंकि ये सारा सिस्टम अब डिजिटल वे में जाएगा, उस डिजिटलाइजेशन की बात करता हूँ। ये सेल सारे डिजिटल एस्पेक्ट न केवल LMS, MIS और जो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जब भी लॉगिन कॉलेज तक आएंगे, सब चीजों को ही देखेगा। इसमें 2-3 चीजें हैं, एक तो E-लर्निंग पार्क की स्थापना करना। कुछ E-लर्निंग पार्क कुछ ऐसे कह सकते हैं, मुझे याद है आज से शायद 4 या 5 साल पहले CCS उसमें एक व्यवस्था बनाई गई थी कि जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो बच्चे बड़ी गड़बड़ करते, तो पैसे बहुत चार्ज करते थे लोग। तो वहां से एक आदेश आया था हर जिले के लिए, तो कुछ कंप्यूटर सेंटर ने अपने आप को एनरोल कराया कि हम बच्चों को फॉर्म भराएंगे, उन्हें न्यूनतम रेट निर्धारित कर दिए गए थे कि इतने पे आप फॉर्म भरेंगे। तो वो उसमें गलती होने के चांसेस कम हो गए थे क्योंकि शायद ट्रेनिंग दी गई थी और बच्चे का ही फायदा हो गया था, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा था बहुत ज्यादा। तो उसी तर्ज पे ई-सुविधा केंद्र है, कॉलेज अपने यहाँ जैसे कैंटीन बनाते हैं, कैंटीन मैक्सिमम लोगों में चलती है, तो वो कैंटीन की तरह एक अपना रेट निर्धारित कर सकते हैं। जैसे वहां समोसे और चाय का रेट निर्धारित होता है, ऐसी हर चीज का, ईमेल बनाने का इतना, फॉर्म भरने का इतना, प्रिंट आउट का इतना, और उसके आधार पे एक टेंडर के आधार पे कॉलेज का भी बेनिफिट होगा और बच्चों को उस कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में, जो एडमिशन फॉर्म में जो गलतियां होती हैं या स्कॉलरशिप फॉर्म में गलतियां होती हैं, वो सारी गलतियों से बच सकेंगे क्योंकि वो आपके अंडर काम कर रहा है। और बच्चों का सबसे बड़ा फायदा होगा कि बच्चों को कम पैसे में सही चीज मिल रही है। और कोशिश ये करिए कि अगर ऐसी चीजें बनाएं तो आप अपने कॉलेज के एलुमनाई को प्रायोरिटी दे सकें, यूनिवर्सिटी के एलुमनाई को प्रायोरिटी दे सकें। और ऐसा नहीं है किसी की एक मतलब एक छत्र राज हो जाता, 2 साल का दीजिए फिर 2 साल बाद किसी दूसरे को दीजिए, तो उससे एक छत्र राज भी नहीं होगा। और हमारे कुछ एलुमनाई को, कुछ पुराने स्टूडेंट्स को अगर ग्रुप बना के आ सके तो वो रोजगार मिल सकेगा। तो इस ढंग से ई-सुविधा केंद्र हमारे यहाँ काम कर रहा है ऑलरेडी इसी पैटर्न पे, कैंटीन की तरह। तो उस जगह बनाया जा सकता है, इसमें किसी सरकारी मदद की जरूरत नहीं है, हम ये अपनी स्तर से कर सकते हैं क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है वहां पर। फिर इसमें कुछ कंप्यूटर लैब बनाए गए हैं बहुत जगह, तो अब वो गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में दिए हैं लर्निंग पार्क, करीब 120 गवर्नमेंट कॉलेजों की बात की गई है अभी पहले में, नेचुरली आगे भी इस पे जाएंगे। तो इस पर लर्निंग पार्क, जैसे अभी कोविड का समय आया था, यानी ई-सुविधा केंद्र वगैरह, नेचुरली तो वो जो कोविड में बच्चे कहाँ से काम करेंगे, तो ऐसी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है कि ई लर्निंग पार्क बनाए जाएंगे और उनमें बच्चे ऐसी कंडीशन में या 24/7 अपना काम करने के लिए जा सकेंगे या अपना डिजिटलाइजेशन की चीजें ले सकेंगे, पढ़ सकेंगे।
रिसर्च डेवलपमेंट सेल की बहुत जरूरत है। एक और है ये जो IDP मैम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ IIC की स्थापना की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल। IIC हर कॉलेज को रजिस्टर कराने, इसमें कोई पैसा नहीं जा रहा। आप AICT की वेबसाइट पे जाइए या IIC सीधे इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल डाल लीजिए, टाइप करिए, आपको वहां रजिस्टर करना होगा। इनका एक स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नाम आपको बनाने कमेटी। सिर्फ एक उसमें शर्त है चेन रिएक्शन वाली, यानी उस IIC में कोई मेंबर किसी दूसरी IIC का जरूर होना चाहिए, चेन रिएक्शन पे काम कर रही है, यानी एक तो ताकि वो चीज चलती रहेंगी। कोई पैसा नहीं है, आप उस पर रजिस्टर करा लीजिए, और रजिस्टर कराने के बाद छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, आपके बच्चों को भी सुविधा मिलती है और आपको बेनिफिट भी मिलेगा, न केवल इस बच्चों के लिए बल्कि आप कभी रैंकिंग के लिए जाएंगे तो आपको बहुत इससे पॉइंट सीधे सीधे मिलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम अनलकी रहे थोड़ा सा, हमारा सर्टिफिकेट जो हमारा B++ हो गया, अगर ये सर्टिफिकेट हमारा 1 महीने पहले हमें मिल जाता तो शायद हम उस ग्रेड को क्रॉस कर जाते थे। इसकी वजह से हमारे नंबर 0 हो गए, क्योंकि सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाया था। हमारी IIC रजिस्टर 2018 की थी, उसके बाद में। तो ये बच्चों के लिए काम करेगी, साथ साथ जितने इनोवेशन है, रिसर्च है, उन सब में आपकी हेल्प करेगी, बैंक से टाइप करने में हेल्प करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जुड़ी हुई है। पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा, और इस रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं है, बेसिक चीजों से एक प्रिंसिपल का लेटर लगता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लॉगिन ID मिल जाती है। फिर NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें नो डाउट अभी कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं है, लेकिन इसमें रैंकिंग कराने के लिए आप हर कॉलेज को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें भी कोई विशेष डेटा नहीं है, 3 या 4 पेज का डेटा है, जनरल कॉलेज का डेटा है। उस डेटा को आप टाइमली सबमिट करेंगे तो आप रैंकिंग में ना आए, नो डाउट 200, लेकिन रैंकिंग ना आने का आपको एक तो अपना स्तर पता लगता है, वो कैलकुलेशन करके पूरा आपको देते हैं। साथ साथ जब आप उसके लिए जाएंगे नेक एक्रेडिटेशन के लिए, वहां भी इसके पॉइंट हैं पूरे पूरे। वहां इसके पॉइंट नहीं, आपकी रैंक क्या है, वहां इस बात के पॉइंट हैं कि आपने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, सीधे सीधे पॉइंट है। ऐसे अटल इनोवेशन रैंकिंग है IRA, इसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी। इन सब में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट को। कुछ एक्टिविटी क्लब है, लैंग्वेज क्लब है, और आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल है। इनकी एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई, नेचुरली इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए, वहां जा बहुत जरूरी है। और हमारे जो वंचित समूह हैं उनके लिए एक अलग से सेल, जो उनकी उस सेल का सबसे मुख्य काम ये है कि उनके लिए बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। आजकल हमारे बच्चे 1-2 योजना जानते हैं, स्कॉलरशिप जानते हैं, या दिव्यांग की एक आधी योजना जान के, सारी योजनाएं नहीं जानते। रेलवे कंसेशन से लेकर सैकड़ों योजनाएं चलती हैं, वो सारी योजनाओं को बच्चों तक पहुंचाना, उनमें उनका रजिस्ट्रेशन कराना, जिससे उनका लाभ मिल सके, इस सेल का काम है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटरिंग सेल। मेंटरिंग सेल का एक स्ट्रक्चर कॉलेज भी डिफाइन कर सकते हैं, UGC ने आगे गाइडलाइन भी जारी की हुई है, मेंटरिंग कैसे करनी आनी चाहिए। स्टूडेंट मेंटरिंग की बिल्कुल सेपरेट गाइडलाइन भी है। उस मेंटरिंग में क्या है, हर स्टूडेंट को किसी न किसी टीचर को उसका मेंटर बनना होगा, और जब तक स्टूडेंट आपके कॉलेज में, वो फर्स्ट ईयर पास किया, सेकंड ईयर पास किया, थर्ड ईयर पास किया, वो उसी उस पर रहेगा। यानी आप अगर आम भाषा में कॉलेज लेवल पर, तो आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर से डिवाइड कर दीजिए, 50, और उनको सीरियल नंबर दे दीजिए 1 to 50, 50 to 51, और 50 या 100 जितने आ रहे हैं टीचर को दे दीजिए। जब बच्चे सेकंड ईयर पास करें तो वो सारे स्टूडेंट उस टीचर को रहेंगे, और थर्ड ईयर पास करेंगे तो फर्स्ट ईयर वाले मिल जाएंगे। साइकिल चलता रहेगा, और वो बच्चे को हर ढंग से हेल्प करेंगे, साइकोलॉजिकल भी हेल्प करेंगे, पर्सनली। और बच्चा एक टीचर के टच में रहेगा। तो वो मैं कई बार कहता हूँ, UGC में कहा भी गया था कि देखिए, अगर मेरा मेंटर, मैं BSc का मेंटर खुद ही बन जाऊंगा, तो बच्चे शायद मुझसे, मैं प्रैक्टिकल टीचर हूँ, डर के अपनी बात ना कह सके, मेरी शिकायत करनी है, मेरी लैब में कोई कमी है, नहीं कह पाएंगे। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि सब्जेक्ट चेंज हो जाए। अगर कई बार हम सब्जेक्ट इसलिए चेंज नहीं करते, बच्चे पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन हमारा जो मोटिव वहां खत्म हो जाता है कि अगर हम बच्चे सेम टीचर को दे दिए, तो वो बच्चे कई बार टीचर्स या उस चीज रिलेटेड चीजें शायद खुल के नहीं कह पाएंगे जो दूसरे टीचर को बता पाएंगे। इससे नुकसान कुछ नहीं है, कॉलेज का, हम सबका भला होने वाला है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि सब्जेक्ट चेंज हो जाए मेजोरिटी में। आई थिंक मेरा टाइम खत्म होने वाला है, 2-3 मिनट और लेके मैं। असेसमेंट मेथड, ये तीनों के असेसमेंट पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। तीनों का असेसमेंट होना है, इसमें टीचर भी पार्ट हैं, स्टूडेंट भी पार्ट हैं, और हमारे कॉलेज का भी असेसमेंट होना है। तो तीनों चीजों में संस्थान का मूल्यांकन, शिक्षक का मूल्यांकन और छात्रों का मूल्यांकन होना है हर स्तर पे। और जब मूल्यांकन, कोई खराब चीज नहीं है, जब मूल्यांकन हो, हम छात्रों का तो करते ही आ रहे हैं, संस्थान का भी हम काफी हद तक नेक एक्रेडिटेशन, NIRF और कई एजेंसीज हैं जिनसे करवाते आ रहे हैं। शिक्षक का थोड़ा सा भी नहीं है, तो इसमें कुछ शिक्षक का मूल्यांकन जो डाले जाएं, और उस मूल्यांकन के बाद ही हमारी ओवरऑल एजुकेशन एक सिस्टम पे, अच्छे सिस्टम पे आएगी। और ज्यादा आगे नहीं आते, मैं ICT पर जरूर थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी समय है, ये समय एक परिवर्तन का समय है, और कभी भी कोई परिवर्तन आता है तो हमें दिक्कत तो बहुत होती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? देखिए, एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। मेरे एक साथी थे, मैं एक रूरल जगह ट्रांसफर हुआ था, पिहानी,
2012 में। तो स्मार्टफोन तब भी थे, तो उन्होंने स्मार्टफोन खरीदा, तो मैंने उनको कुछ यूज बताया कि स्मार्टफोन ऐसे यूज करते हैं, पहले उन्हें नहीं आता था। तो उन्होंने क्या सीख लिया स्मार्टफोन पे, मैं उन्हें चाह रहा था कि यूट्यूब पे समझा सकूं, यूट्यूब कैसे दिखा सकते हैं छोटा। उन्होंने शेयर ट्रेडिंग सीख ली, यानी जो काम अपना था वो तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सीख लिया और वो शायद ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उसमें, लेकिन जो बच्चों के भले की चीज थी वो नहीं सीख पाए। आज भी ऐसा ही करते हैं। आईसीटी हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेन बुकिंग हो, बैंकिंग हो, जितनी भी चीजें हैं जो हमारे फायदे की चीजें हैं, वो तो शायद हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बनती चले गई और हम सीखते चले गए। लेकिन जहां बच्चे का पार्ट की बात आ रही है, वहां हमें लगता है कि हमें सीखना पड़ेगा। जबकि जब हम अपनी चीजें सीख सकते हैं, तो इस अपने जो हमारा जॉब है, जिससे हमें रोजगार मिल रहा है और जिससे हम देश का भविष्य बना रहे हैं, तो उनके भले के लिए हमें कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए। और ये मानसिकता होगी, आजकल हमारे पास यूट्यूब भी है, गूगल भी। अगर हम, सर ने एक दिन कहा था, हरे कृष्णा सर ने, कि हम ऐसे टीचर, हमें किसी स्किल की जरूरत नहीं, हम आपस में एक दूसरे को स्किल कर देंगे। और सही बात है, यदि हम चाहें तो हम सब मिलकर इतना अच्छा ट्रेन कर सकते हैं एक दूसरे को कि हमें किसी खास स्पेशलाइज्ड ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस चाहत की जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद दीप्ति मैम। एक मिनट शर्मा जी, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूंगा। जी सर। कि थोड़ा सा आईसीटी के बारे में और आप अच्छा ठीक सर। कर सकें तो 10 मिनट आईसीटी पर और चर्चा ठीक सर, कर बिल्कुल लें, सर। मेरी क्योंकि अच्छा वो भी स्क्रीन एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें, तो जी हमारे सर, सभी बिल्कुल। साथी लाभान्वित होंगे आपकी उस नॉलेज से। थैंक यू सर। जो इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर थोड़ा सा। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। जैसा मैंने पहले कहा कि जो अगर हमें समय से अपनी एनईपी को लागू करना है, तो हमें डिजिटलाइजेशन या आईसीटी की या टेक्निक की तरफ जरूर जाना होगा। उसमें प्लानिंग से लेके हमारा इम्प्लीमेंटेशन तक की बात है। इसीलिए पहली बार हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की बात की गई, यानी कि इसका काम ही होगा कि कैसे टेक्नोलॉजी यूज होगी एजुकेशन सेक्टर में, उस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, जितनी एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपका ये हो सकता है उस समय नहीं थी। क्यों इस महत्ता को, कोई एक ऐसे टूल के लिए अलग से बॉडी बनाने की बात की गई, तो इसी बात से हम इस चीज की महत्ता समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी का यूज करना। क्योंकि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है कि देखिए, एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल लर्निंग, एमएल लर्निंग, अभी हम इनके नाम सुनते हैं लेकिन महसूस बहुत करते हैं। अब एआई कैसे महसूस करते हैं, देखिए आप यूट्यूब पे कोई एक जनरल टॉपिक डालिए, माइटोकॉन्ड्रिया सपोज जूलॉजी में डालूं, तो लाखों लेक्चर आ जाएंगे, गूगल पे भी आ जाएंगे या यूट्यूब पे वीडियो भी आ जाएंगे। अब टीचर का रोल कैसे चेंज होने वाला है कि अब वो सबसे ऊपर कौन सा हुआ, वहां एआई लगी हुई है, माने किसी ने पेड लेक्चर या कुछ है, उसने अपना दे रखा है पेमेंट बेस पे, तो उसका सबसे ऊपर आ जाएगा व्यूअरशिप में। बच्चा पहला है, दूसरा देखेगा। अब उस बच्चे को ये नहीं पता इसमें कंटेंट कैसा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है नहीं है, बच्चा तो ऑथेंटिक नहीं पहचान। बच्चे आजकल क्या चलते हैं, खाने भी जाते हैं तो रैंकिंग देखते हैं, कितनी रैंक मिली हुई है। तो आजकल की जनरेशन का है कि अच्छा सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इसकी सबसे ऊपर है, लाओ इसी को देखते हैं, इसी पर इसकी इन्फॉर्मेशन सही होगी। अब वो इन्फॉर्मेशन सही है गलत बच्चा नहीं जानता। बच्चे ने वो 20 बार कोई इन्फॉर्मेशन ली, वो तो उसकी नॉलेज का पार्ट बन गई, 100 बच्चों ने सुनी, 100 बच्चों की नॉलेज का पार्ट बन गई। अब वो एक गलत नॉलेज है, वो धीमे धीमे बच्चों की इन्फॉर्मेशन जो है नॉलेज का पार्ट बनती जा रही है। टीचर को यहाँ आना होगा कि उस इंफॉर्मेशन या समुद्र में से एक नई चीज छाट बच्चों को बताना है कि आपको उसमें ऐसा नहीं है, टूल्स होते हैं कुछ, कि उन टूल की सर्च कमांड लगा के आप ऑथराइज कर सकते हैं, जिससे एआई हट जाती है। लेकिन उन टूल को बच्चों को बताना होगा, या हमें खुद कंटेंट छांट के देने होंगे कि भाई इस चीज को आप पढ़िए, ये बिल्कुल सही है, बाकी चीज सही नहीं है। तो टीचर का रोल एक और नया ऐड हो गया इसमें कि फिल्टर ऑफ नॉलेज, फिल्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और इंटरनेट के जो इंटरनेट है उस पर जो इंफॉर्मेशन का भंडार है, उसमें से सही इंफॉर्मेशन कैसे छांटें। हम सब जानते हैं गूगल में भी हम एडवांस टूल लगा सकते हैं, लेकिन जनरली गूगल वही सर्च करके देगा जो एआई बेस्ड पीछे लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत डेंजरस भी है, हमें बिल्कुल फॉलो अप कर रही है। आप धोखे से गूगल में एक होटल या शिमला का नाम या किसी शहर का नाम तो सर्च कर लीजिए, आपके ईमेल से लेके फेसबुक पे लेके उसी शहर के होटल, उसी शहर के सब चीजें आने लगती हैं। ये कहां से आती हैं, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भविष्य आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सिस्टम को तैयार करना है। उसमें से सही नॉलेज कैसे माइग्रेट होगी, उसको भी हमें ध्यान रखना है, उसको चीज चलाना है। दूसरे जितने भी टेक्नोलॉजी आनी है, हमें बनानी है या हमारे कॉलेजों में आनी है, उसमें दिव्यांगजन फ्रेंडली जरूर बननी चाहिए जो आने वाली है, यानी वो आसानी से यूज कर सकें।
ई कंटेंट पे जैसे हमारा एसीएस मैम का एक आज आदेश भी आया हुआ है, डायरेक्टर साहब का भी, और एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी, वो बहुत अच्छा था। देखिए कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत लोग कहते हैं ई कंटेंट आज से नहीं है। आप जानते हैं यूजीसी सीईसी बने हुए 30 साल हो गए, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, जिसका मोटिव ही था ई कंटेंट डेवलप कराना। तो ई कंटेंट ज्ञान दर्शन के समय से आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चों तक कैसे पहुंचे। और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ थी आजकल उन कंटेंट्स में, कंटेंट में एक दिक्कत थी कि बच्चा हिंदी का है, कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है उसकी, लेकिन बच्चे जो हमारा टारगेट ऑडियंस है उसकी भाषा में ही नहीं आ रहा। तो एक तो ई कंटेंट जो बात की गई है, जो हमारी जो उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी है, उस पर जो अवेलेबल है हमारी भाषा में, बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में, हम यूजी के बच्चे को एक एडवांस इंफॉर्मेशन या बहुत ज्यादा क्वालिटी की एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर भोजपुरी में बोल रहे हैं तो बड़ी अच्छे से साइंस समझ में आएगी, हिंदी बोल रहा हूँ अगर मैं वही ये हिंदी और उस बच्चे या इंग्लिश, जैसे मान ली दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा है, उसको टीच करूंगा तो उसे समझ में नहीं आएगी। तो ई कंटेंट हमें अपनी जितनी भाषाएं उनमें बनाने हैं जिससे बच्चे को हो सके, और दूसरे बनाते वक्त हमें जरूर ध्यान रखना है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आप अपनी क्लास का रिकॉर्ड वीडियो डालिए, वो सबसे अच्छा होता है बच्चों को अपनी बात कहने का, क्योंकि आप उस समय उन बच्चों के टच में होते हैं जिनको आप पढ़ा रहे होते हैं। वरना आप एक ऐसी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो एक एडवांस लेवल की होती है, लेकिन सामने हमारा व्यूअर उसके लिए किसी काम की नहीं होती है, उसकी समझ में नहीं आती है। तो हमें ई कंटेंट बनाते हुए एक अपनी टारगेट ऑडियंस को, यानी हम किस बच्चों को, एक ही कंटेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए खराब हो सकता है, मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, वो डिपेंड टारगेट उसी हिसाब से देखना है। तो हमें किसके लिए बनाना है वो ध्यान रखना है अपनी भाषा में। वर्चुअल लैब जिसमें वर्चुअल डिसेक्शन भी शामिल है, इनको फोकस करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे 5 या 10 साल की, तो आप देखेंगे जितना बजट आप डेली केमिकल और उन सब चीजों पे खर्च कर रहे हैं या एनिमल पे खर्च कर रहे हैं, और मैं तो एक पेपरलेस की बात करता हूं, या पेपर बुक पे खर्च कर रहे हैं, तो आप देखेंगे उसकी कॉस्टिंग से उसकी कॉस्टिंग कम आती है। एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, इजी अवेलेबिलिटी है हर जगह, और साथ साथ कॉस्टिंग भी कम है फाइनेंशियल, लेकिन इनिशियली कॉस्ट होती है। आज का सिमुलेटर टेबल आ गए हैं, सिमुलेटर टेबल आप ये हमारे यहाँ छोड़ दीजिए, जो आप देखिए डेड बॉडीज जो अब मेडिकल स्टूडेंट को नहीं मिलती है, सिमुलेटर्स कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एक बोन, एक एक स्किन, एक एक नर्व तक वहां से टच कर पहचान लेते हैं। तो उसी ढंग से हमें उन चीजों को इस्तेमाल करना है। और अपने जो एनिमल्स हैं, समस्या क्या है आजकल जूलॉजी की अगर मैं बात करूं, वर्चुअल डिसेक्शन अवेलेबल बहुत हैं, लेकिन ऑक्टोपस का डिसेक्शन हमारे यहाँ किसी कॉलेज देश में कहीं कोई नहीं कराता ऑक्टोपस का डिसेक्शन। तो हमें अपने डिसेक्शन अपने लिए तैयार करने होंगे जब हम एजुकेशन की बात करेंगे। कुछ छोटी छोटी पायलट स्टडी जरूर तैयार करनी पड़ेगी हमें डिफरेंट टॉपिक के लिए। अगर हम कोई एजुकेशन की नई चीज लागू कर रहे हैं, कुछ तो बनी बनाई है जिनके स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उनको हम इनपुट करें, लेकिन कुछ जो नई चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए छोटा पायलट प्रोजेक्ट पर काम करके हमको उनको आगे ले जाना होगा, तभी हम उस पर सक्सेस होंगे। अगर हमने एकदम बड़ी पूरे लार्ज पॉपुलेशन लागू कर दिया तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि उसके फायदे और नुकसान क्या है। तो छोटे पायलट स्टडी करके हमें करना होगा। और दूसरे, कभी भी ऑनलाइन टीचिंग है या डिजिटल टीचिंग की जब बात करती है वर्चुअल, कभी भी टीचर का ऑल्टरनेट नहीं हो सकती। टीचर था, टीचर है, टीचर रहेगा। जो भी बनाएंगे, जो देगा तो टीचर ही अल्टीमेट, और कोई नहीं होगा। बस उसके तरीके बदलेंगे कि पहले कैसे, ऐसा नहीं है। जब आप अगर आप अपनी पुराने हिस्ट्री में देखिए, जब वेद लिखे अपौरुष थे, जब लिखे नहीं गए थे, जब इनको पहली बार लिखा गया तो शायद समाज में बहुत बड़ा विरोध हुआ था। तो उसी ढंग से आप मान लीजिए कि धीमे धीमे हम एक सिस्टम में जा रहे हैं, तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन बच्चे के भले के लिए, आगे भविष्य को टारगेट करने के लिए हमें इसको अपनी क्वालिटी को सुधारने के लिए जरूरत है, और न कि ये मान के चलिए कि आपका कंपटीटर है कोई। और एक और चीज ध्यान रखिए, इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं कोई चीज अच्छी पढ़ाता हूँ, आज मैंने उसके यूट्यूब पे वीडियो डाल दी है कुछ, आज से 10 साल 20 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, दुनिया से चला जाऊंगा। अगर मेरा टॉपिक बच्चा है तो 100 साल 50 साल जब भी उसको जरूरत पड़ेगी बच्चा उसी को सुनेगा। तो आप नहीं है तब भी आप दुनिया को अपनी नॉलेज अपनी लगातार देते रहेंगे, सदैव बने रहेंगे। और न केवल बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं, अभी तक मैं अपने कॉलेज को पढ़ा सकता हूँ, आज दुनिया भर में पढ़ा सकता हूँ, बशर्ते मेरा टॉपिक अच्छा होना चाहिए। मैं तो जिस मास्टरी है अपने को फायदे, और फाइनेंशियल, कई बार हम बात करते हैं फाइनेंशियल क्या फायदा होगा, फाइनेंशियल आप सब जानते हैं। अगर अच्छे लेक्चर हो, अच्छे आपके वो हैं, यूट्यूब पर डाल दीजिए, धीमे धीमे मोनेटाइजेशन हो जाता है आपको। जितना यूट्यूबर आप देखिए कितना कमाते हैं लोग, कुछ लोग तो यूट्यूब से ही। तो आपके अगर लेक्चर अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, तो नेचुरली वो भी चला जाएगा। और धीमे धीमे हमें जो एक कोविड ने हमें एक दिया, पेंडेमिक ने एक सिचुएशन और दी थी कि ऐसी कंडीशन आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चलिए ठीक है 100-200 साल में आई थी, 100 साल बाद आई थी, तो हमें ऐसी कुछ कंडीशन डेवलप करनी पड़ेंगी
कि हमारे बच्चे तैयार रहें। तो जैसा नई शिक्षा प्रणाली में कहा भी गया है एनईपी में कि 20% ऑनलाइन कोर्स करने होंगे मिनिमम से, और फिर आगे चीजें बढ़ाई जाएंगी। वही 20% तक लिबर्टी दी गई है, बाकी कितना भी कर सकते हैं, मतलब 20% ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम मिनिमम आप कितना भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एग्जामिनेशन हमें ऑनलाइन हर क्लास में कराने होंगे। खासतौर पे मैं तो सजेस्ट करता हूं कि सीआई जब आएगा कंडीशन इंटरनल एवेल्यूएशन, तो कम से कम गूगल जैसा फॉर्म है जिसको आप आज के देश में आप देखिए, जब से लॉकडाउन खुला है, अगर किसी चीज की सेल बढ़ी है, लो कॉस्ट स्मार्टफोन की सेल बढ़ी है। इसका मतलब ये इंगित करता है कि ये वो लोग हैं जो बहुत कम पैसे में थे, या सस्ता वही खरीदेगा जिसे स्मार्टफोन पैसा खरीदना है, उनकी एकदम बूम आया है। तो अब मोबाइल की अप्रोच पहुंच कहीं ना कहीं लगभग सब तक पहुंच रही है। धीमे धीमे सरकारें भी कोशिश कर रही है कि हर बच्चे तक पहुंचेगी, जैसे आपने अभी अखबारों में पढ़ा भी था कुछ कि यूपी गवर्नमेंट भी डिसाइड कर रही है कि हर बच्चे तक डिजिटल पहुंचाएगी। तो हम एटलीस्ट एक गूगल फॉर्म बेस्ड ऑब्जेक्टिव बच्चे का कम से कम 1-2 टेस्ट तो उससे करें, जिससे बच्चे को कभी ऐसी कंडीशन आएगी उसके लिए कोई पैसा नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन बना के रखने, और वो क्वेश्चन बैंक डेवलप कर लिए तो चाहे जब क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं आप, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उस पैटर्न से हमें एटलीस्ट तैयार करना होगा। एक जो हमारे जो साथी कहते हैं कि इसमें हेल्थ, सोशल, साइकोलॉजिकल, सेंटिमेंटल इशू आईसीटी में कंसिडर नहीं होते हैं। देखिए, ये नो डाउट चीजें दिक्कत करती हैं, लेकिन ये कहना कि आईसीटी पे ब्लेम ठहरा देना कि उसको ये सारा कुछ हो रहा है, आंखें खराब हुई तो भाई कंप्यूटर बच्चा बहुत चलाता, मोबाइल बच्चा बहुत चलाता, इसलिए आंखें खराब हो गई। मेरी आंखें खराब हुई थी उस जमाने जब कंप्यूटर ना, मोबाइल का नाम भी नहीं था, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। ये ठीक है, ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन पूरा आपने ब्लेम डाल दिया, वो नहीं हो सकता। वही माइंडसेट की बात आ जाती है कि और चीजें भी हो सकती हैं। तो आंखें खराब हो रही हैं तो और भी इश्यू होंगे, सोशल इश्यू है, आइसोलेशन है। आज के बच्चे कहते हैं सोशल मीडिया पे हैं, शायद हमसे ज्यादा दोस्त हो जाते हैं कई बार। हम जरूर मानते हैं कि वो भाई उनके दोस्त नहीं है और इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अलग दुनिया, अलग ढंग से है। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, तो उसको पॉजिटिव माइंड सेट लेते हुए करना चाहिए। और जितनी आप जैसे आयरा रैंकिंग पे जाएंगे, एनआरएफ पे जाएंगे, तो वो कहते हैं कि हर कॉलेज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट होना चाहिए, हर एक्टिविटी सोशल मीडिया पे जरूर आनी चाहिए, और उसी को वो मार्किंग कर रहे हैं कि आपकी कितनी एक्टिविटी हो रही है, वो फोटो डाला नहीं डाला आपने। और दूसरे, आईसीटी का मतलब स्मार्ट क्लास नहीं है, आईसीटी का मतलब कंप्यूटर का यूज नहीं है नॉलेज में कि आपने डेली टीचिंग में ले लिया। आईसीटी भविष्य में जो आने वाली टीचिंग है, अभी तो हम सिर्फ बहुत छोटी चीज पर टारगेट कर रहे हैं। जिस स्मार्ट बोर्ड को हम बात करते हैं कि स्मार्ट बोर्ड हर कॉलेज में होना चाहिए, आज से 10-15 साल चले, हमें ये नहीं पता है कि स्मार्ट बोर्ड 3 प्रकार के होते हैं, कि इंफ्रारेड अलग होता है जो आजकल लगा देते हैं लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग होता है, और इंटरेक्टिव जो प्रोजेक्टर बेस्ड होता है बिल्कुल अलग होता है। तो क्या होता है, ये चीजें लगभग, हाँ ये अच्छा देते हैं, लेकिन हमें आने वाले के लिए कि जो एआई 3D 4D टेक्निक आएंगी, वर्चुअल रियलिटी आएगी, उन सब के लिए तैयार रहना है। आज हम लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, हो सकता है 1 या 2 साल बाद हम एक रूम में बड़े से हॉल में बैठे होंगे, लगे ही नहीं है हमारी वर्चुअल रियलिटी है, ट्रांसफॉर्म होकर 3D डायमेंशन। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, सभाएं की थी पिछली बार, वो वर्चुअल रियलिटी पे समाये की थी। एक जगह वो करते तो 3 डायमेंशनल फॉर्म में कई जगह वो दिखते थे फिजिकली, लगता ही नहीं था कि वो व्यक्ति के रूप में नहीं खड़े हुए हैं। तो ये बड़ी जल्दी आईसीटी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो बस एक चीज का जरूर कंसर्न है मेरा, जो सदैव रहेगा और सबका रहता है, कि डाटा सिक्योरिटी, डेटा सेफ्टी, ये सबसे बड़ा इशू है। ये कहते हैं इसके लिए पेट्रोल का काम है, जितना अच्छा है उतना, जहाँ जितना ये बढ़िया है, तो उसको हमें थोड़ा सा सरकारों को मिलके, हम लोगों को, या यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे जब डेटा जाए, तो एजेंसी सेलेक्ट करते वक्त जरूर देख लीजिए कि उसका अपना ऑडिट या डिजिटल ऑडिट हो रखा है या नहीं हो रखा, साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट उसने कराया या नहीं कराया है, वो चीजें थोड़ी सी कर ले। अगर कंपनी अच्छी है तो नेचुरली उस डेटा का मिसयूज कम नहीं करेगी, हम ये नहीं कह सकते नहीं, बिल्कुल ही नहीं करेगी, लेकिन मान के चला जाएगा कि जब ऑडिट कराया तो नहीं करेगी। तो वो डेटा सिक्योरिटी पे जरूर आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए हमें ध्यान देना होगा। और टूल्स तो बहुत ढेर सारे हैं, जिसमें से स्मार्ट इक्विपमेंट है, ग्रिड बेस्ड सोलर एक्टिविटी है, एफएम कम्युनिटी रेडियो। हाँ, इस पे और मैं 2 लाइन कह दूं। देखिए, गवर्नमेंट सिस्टम के लिए जो एफएम है, ये भी एक अपनी बात कहने का माध्यम है। और एफएम रेडियो गवर्नमेंट जो देती है, अगर आप इनकी साइट पर जाएंगे, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के सेक्टर के, तो आपसे वो कोई लाइसेंस फी नहीं लेते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, वो इस एफएम रेडियो के थ्रू जा सकते हैं। एक मेरा सजेशन और था, हो सकता है भविष्य में काम आएगा, मैं ये कहता था कि स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बनाया जाए। जो बच्चे या जिनके घर में दिक्कत है, हो सकता है एक साथ पैसा नहीं दे सकते हो डिजिटल डिवाइस के लिए, तो अगर जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, सरकार ने इश्यू किया है, इसी ढंग से सरकारें इश्यू करें, तो वो उसको इंस्टॉलमेंट में धीमे धीमे खरीद लें, उसके आधार पर अपना कोई डिजिटल डिवाइस है, इंटरनेट की चीजें हैं, उनको परचेज कर सकें।
और वही कार्ड जो आइडेंटिटी मिला उसको एबीसी को, उस आइडेंटिटी के बेस पे जब तक स्टूडेंट है आपको ये कार्ड रहेगा, इससे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, ये चीज खरीद सकते हैं, उसको धीमे धीमे दे सकते हैं। तो इस ढंग की सुविधाएं अगर सरकार लाएंगी तो आने वाले समय में बच्चे भी अपनी तरफ से इस तरफ की तरफ जाएंगे। बाकी चर्चा के लिए खोला ज्यादा अच्छा है सर। शर्मा जी लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू किए? जी सर। सत्र ओपन है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। आप लोगों की कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो उसका समाधान डॉक्टर शर्मा से प्राप्त कर सकते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करके और तब आप बोलिएगा। संदीप जी जो हमारे इस कार्यक्रम के टेक्निकल इंजीनियर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, संदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हो तो सभी को इजाजत दे दीजिएगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सके। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो तो प्लीज शुरू करें। सर वो हाँ वो अनम्यूट कीजिए सबको। थोड़ा सा और शर्मा जी आप थोड़ा सा और 2-4 मिनट बोलिए, क्योंकि संदीप जी उसको व्यवस्था कर रहे हैं कि सभी साथियों को ये इजाजत हो कि वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सके। ओके सर। एक चीज और जो इशू आ रहा है कि फाइनेंशियल या वित्तीय व्यवस्था कैसे की जाएगी, चाहे वो कॉलेज में इंटरनेट की फैसिलिटी लानी है अनम्यूट या वाईफाई की फैसिलिटी लानी है। तो देखिए अगर हम गौर से देखें जो सरकार ने, स्पेशली मैं कॉलेज की सेंस की बात कर रहा हूँ, तो कॉलेजों में दिक्कत ज्यादा है। अगर आप गौर से देखें तो आपका जो फी का स्ट्रक्चर है, जो फीस बनाई गई है, उसमें 2 पार्ट हैं। एक भाग है जिसको आप नहीं छेड़ सकते, सरकारी है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा भाग ऐसा भी है जहां आप चेंज नहीं। इसी कारण से आप देखिए हर कॉलेज की फीस अलग है। अगर ऐसा होता कि आप कोई फीस नहीं चेंज कर सकता तो फिर तो सारे कॉलेजों की फीस सेम होती है, जो एडिड और गवर्नमेंट और एडिड कॉलेज है। इट मीन कि हम कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज्यादा लोड ना आए, थोड़ी थोड़ी धीमे चेंजेस कर सकते हैं, और वो चीजें जो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि जब नेक्स्ट टाइम से कई चीजें बन जाएंगी या डिजिटल पार्ट हो जाएगा, जैसे आज के समय में वाईफाई देना कॉलेज में बहुत अच्छी चीज है अगर हो सके तो। इसके लिए पैसा कहां से आएगा, कंप्यूटर सेंटर के लिए पैसा कहां से, ऑपरेटर के लिए एक छोटी सी फीस आपके फीस हेड में हो सकती है जो इसको डील करती हो कि आप उसका इस्तेमाल बच्चे को सुविधा देने के लिए करेंगे, वाईफाई देने के लिए करेंगे या आप इंटरनेट की सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए करेंगे। तो एक अपने फी स्ट्रक्चर में हम माइनर चेंजेस करके, जो फी स्ट्रक्चर सरकार कहती है कि हमारे पार्ट में या मैनेजमेंट के पार्ट में, जो मैनेजमेंट चेंज कर सकता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहां अगर चेंजेस करते हैं तो हम बच्चों को कुछ सुविधाएं दे सकते हैं, थोड़ी सी फीस बढ़ाते हुए, थोड़ी सी फीस को चेंज करते हुए। फिर आती है कॉलेज का LMS MIS कैसे डेवलप हो। देखिए हम सभी लोग प्रोस्पेक्टस को सेल आउट करते हैं, विवरण का जिसे हम कहते हैं, 50 से लेके 100 रुपए तक अधिकांश फीस, कहीं कहीं 150 भी है उस विवरण का की फीस। हार्ड कॉपी में देते हैं, उसका पब्लिकेशन चार्ज आता है। हम यदि उसी फीस को नेचुरली उसका एक कुछ पार्ट अपने जो ऑफिस स्टाफ होता है उस पर भी जाता है, उसको हम अगर सिस्टम में चेंज करें कि हम उसको डिजिटल वे में रखेंगे सारा, और उस फीस का इस्तेमाल आप अपने LMS को या MS को डेवलप करेंगे तो कोई एक अच्छी कंपनी कॉलेजों को ये चीजें बड़ी आराम से कर सकती हैं। और एक बार LMS MIS अच्छा डेवलप हो जाए तो आपको बहुत अच्छा मदद मिलती है। इवन आप देखिए, मैं एक एग्जांपल अपने कॉलेज का फिर कोट करता हूं। हमारे यहाँ डिजिटल मतलब ऑनलाइन एडमिशन जो फॉर्म वगैरह है वो पिछले 3-4 साल से हो रहे हैं, चले आ रहे हैं एडमिशन। इस बार कोविड का समय था, मैं ये बार बार कहता हूं कि भाई देखिए, डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि आप पेपर पे पेपर भरवाते रहिए उससे, कि आपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरवा लिया डिजिटल, पता लगे 2-3 बंडल बच्चा प्रिंट आउट ले आ रहा है। उस डिजिटल वो फिर बेवकूफी है कि भाई आप डिजिटल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे से पेपर का वेस्ट भी इस्तेमाल करा रहे हैं। हमने इस बार ये व्यवस्था अपनाई थी, इनिशियली कहा कि भाई जो
कोविड का समय है, अगर बच्चे टच करेंगे, नेचुरली बच्चे प्रिंट आउट लेके आएंगे फॉर्म का तो दिक्कत होगी। ऑफिस पहले भी एग्री नहीं होते थे, ऑफिस की भाई पहले कहना था कि भाई ऑफिस कहते थे कि हार्ड कॉपी जरूर होनी चाहिए। वो हार्ड कॉपी हमारे सिस्टम में, हमारे मेल पर हर एक आती है, लेकिन उनका नहीं प्रिंट आउट। पिछले 3 साल से मैं कई बार समझाने की कोशिश कर रहा था। इस बार ये हुआ हमने कि ठीक है, हैंडल तो आपको ही करना है, टीचर को तो हैंडल करना नहीं है, फॉर्म जमा करिए। तब उनकी समझ में आ गया ये कागज बच्चा छू के आएगा। और तो हम इस बार उन्होंने ठीक है जी, हम इस बार सॉफ्ट कॉपी ले लेंगे। यानी कि जब उन्हें लगा कि इससे हमें नुकसान हो सकता है, तो वही बात मान गए जो पिछली बार वो नहीं मान रहे थे, ये पहली बार नहीं कर रहे थे। तो इस बार इनिशियल जितने एडमिशन हुए शुरुआत में सारे में हमने सॉफ्ट कॉपी ली, और सॉफ्ट केस यूज, कागज के फॉर्म में हमने फॉर्म लिया ही नहीं, वो बच्चा सारा था। तो हम एक तो हर कॉलेज के नाते अपने उस विवरणिका वाले सिस्टम को, जो प्रोस्पेक्टस सेल आउट करते हैं, उस प्रोस्पेक्टस वाली फीस को इस सिस्टम में चेंज करके लाएं, डिजिटलाइजेशन में जाएं। और ये छोड़ दीजिए बच्चे रूरल के हैं, ग्रामीण हैं, ये अधिकांश से सवाल आता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो ग्रामीण का सबसे ग्रामीण बच्चा भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरता है। सबसे ग्रामीण बच्चा भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भरता है, तभी एडमिशन लेता है। जब यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भर सकता है, जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता है, तो कॉलेज का फॉर्म क्यों नहीं भर सकता है? कॉलेज के काम क्यों नहीं कर सकता है? उसके लिए साइबर कैफे जैसी सुविधाएं आप लगा सकते हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दिए कि हमारा बच्चा बहुत रूरल है, बहुत ग्रामीण है, यदि हम अच्छा करेंगे तो बच्चा बिल्कुल आपके लाइन में आके वो काम करेगा, और वो कर भी रहा है क्योंकि वो एडमिशन ले रहा है। और फिर आती है टीचर ट्रेनिंग की बात कि भाई आईसीटी में, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो टीचर्स हैं बहुत से, उन्होंने ये करके दिखाया उस कोविड समय में जहां कोई सुविधाएं नहीं थी, सब एक दूसरे सीखते हुए, कैसे भी करते हुए, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हुए। तो एक तो जिनकी थी मंशा कि भाई हमें कुछ करना है और सीखना है, वो सारे के सारे उस सिस्टम में धीमे धीमे माइग्रेट कर गए। हम एक्सपर्ट नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज किया, और लोगों ने तमाम सेमिनार भी कराई, ऑनलाइन बहुत चीजें कराई। हम जूम इस्तेमाल करना सीख गए, जो कोई सोच सकता है आज से 1 साल पहले कोई इस ढंग से हम लोग मीटिंग करेंगे, कोई अधिकारी भी नहीं मानता, वो तो बात छोड़ दिए कोई मीटिंग की। तो ये चीजें हम सीख गए। तो उसी पैटर्न से हम ट्रेनिंग जो टीचर्स के लिए हर कॉलेज, और ये गवर्नमेंट के आदेश भी आए यूनिवर्सिटी लेवल के लिए और कॉलेज लेवल के लिए, कि छोटे छोटे प्रोग्राम टीचर्स के लिए बनाए जाए, जिनमें वो टीचर हैंड्स ऑन करके सीखें। वो अपने मोबाइल पे सीखें, अपने अगर लैपटॉप और कंप्यूटर है तो उस पर सीखें, लेकिन एटलीस्ट सीखें। एक और मेरा अनुरोध होता है जो मैं अपने साथियों से करता हूँ कई बार, क्या हम इतने लो पेड हैं कि हम अपना एक लैपटॉप या एक आईपैड नहीं रख सकते? हम इतने लो पेड तो नहीं हैं। कम से कम एक पर्सनल लेवल का आईपैड और लैपटॉप तो रख सकते हैं, हमारे पास तमाम चीजें हैं खर्च करने के लिए, ठीक है, लेकिन एक आईपैड इतना सरकार हमें दे रही है, तो एक पर्सनल लेवल का खरीद लें, तो शायद हमारी काफी समस्याओं की निजात हमें खुद ही मिल जाएगी। सरकार से हम इंतजार करते हैं, हो सकता है सरकार दे दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपने स्तर से भी अगर प्रयास कर लेंगे तो ये हमारी समस्याओं का समाधान करने में बड़ा आसान होगा, है ना। थैंक यू डॉक्टर डीसी शर्मा जी। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि एक तो चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया था कि काउंसिल की वेबसाइट जहां पर सिलेबस पड़े हुए हैं उसका यूआरएल, उसका वेब एड्रेस शेयर कर दें। तो मैंने अभी चैट बॉक्स में काउंसिल की वेबसाइट का वेब एड्रेस शेयर किया है। आप सब लोग उस पर अगर क्लिक करेंगे तो काउंसिल की वेबसाइट खुल जाएगी, जहां पर पिछले 1 महीने में जो सिलेबस डाले गए हैं वो भी अवेलेबल हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ अपने उसमें सजेशंस देना चाहें तो वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं अपने सजेशंस, फीडबैक्स के साथ। और अगर आप इस चैट बॉक्स से इस समय नहीं खोल पा रहे हैं तो गूगल में यूपी हायर एजुकेशन काउंसिल, यूपी हायर एजुकेशन काउंसिल, जैसे ही आप ये गूगल में डाल देंगे आपको वो वेबसाइट खुल के आ जाएगी, और वहां पर आप वेबसाइट पर NEP 2020 एक सीधे हाथ पर ऊपर नीले रंग से लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे सिलेबस की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब मैं अपने सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं कि आज के सेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ सर तब तक, पूछें। अच्छा, आप शेयर करना चाहेंगे? एक बार नहीं, मैं वहाँ वो शेयर करके ये हमारी साइट है, हाँ, यहाँ सिलेबस पड़े हुए हैं सारे। जी 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 जी, ये सारी गाइडलाइन है जिस आधार पर बने हुए हैं, और ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस हैं आपके जितने भी हैं, और ये फीडबैक का है आपका, यहाँ आपने फीडबैक और सजेशन दे सकते हैं। ये NEP की साइट पे जाएंगे तो वहाँ अवेलेबल रहेगा पूरा। और अभी ये ओपन है, इस पे 15 फरवरी लिखा हुआ है, लेकिन अभी हाँ, ये ओपन है, अभी भी आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। धन्यवाद। जी सर। अब मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करके
आप अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न, अपने सुझाव सामने रख सकते हैं। नमस्कार, डॉक्टर मोनिका फ्रॉम एसडी कॉलेज। मेरा एक सुझाव है और एक प्रश्न है। सुझाव ये है कि जैसे हम सब इतनी बड़ी संख्या में सब टीचर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो कोई एक ऐसा सेल होना चाहिए जिससे इस तरह के जो इनोवेटिव प्रोग्राम, जैसे अभी भी ये रिफ्रेशर किया, बहुत ही फ्रूटफुल था, तो उसकी हमें जानकारी रहे कि हम इसे अटेंड कर सकते हैं, या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ऐसा लाते हैं जिससे हम अपने को एनहांस कर सकें, तो उसकी हमें जानकारी होगी, हम ये कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी जैसे आपसे पहले सर ने हमें ये कहा कि सरकार इतना दे रही है, तो ये सेल्फ फाइनेंस जो टीचर्स हैं उनके संबंध में कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जो वर्कलोड जैसे बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग रिसर्च करना चाहें या अपने आप को अमेंड करना चाहें, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल जो हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो। जी मैम, थैंक यू। मेरा जो कहा था मैंने, वो नेचुरली सेल्फ फाइनेंशियल नहीं कहा था, क्योंकि सेल्फ फाइनेंशियल हम सभी जानते हैं क्या स्थिति है। मेरा जो टारगेट था वो था बिस्किट जो पब्लिक फंडेड है, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, उनकी तरफ टारगेट कर रहा था कि हाईली पेड है। हाँ, वहाँ दिक्कत है, नो डाउट। हाँ, ये आप सही कह रही हैं कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सपोर्ट देना चाहिए। और जैसा आप आजकल अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट की बात कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में डिजिटली कम से कम एनेबल कर दे सभी लोगों को गवर्नमेंट अपने पास से भी। ये इस बार के बजट में एक प्रोविजन भी हुआ है। जब प्रैक्टिकली हुआ तो हम सब लोगों को पता भी लगेगा कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने के मूड में है, कि गवर्नमेंट करेगी। ओके सर। और सर, सेल बनाने की जो बात मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को ये जानकारी रहे कि हम इस तरह से जो यूनिवर्सिटी इस तरह के प्रोग्राम चला रही है, तो हम उसे कर सकें। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि मेरठ विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पे उल्टे हाथ पे एक नोटिसेस का वो होता है, जिसपे हम जो भी वेबिनार कराते हैं, रिफ्रेशर कोर्स कराते हैं या कॉलेज में होता है, उसकी जानकारी पहले रजिस्ट्रार को भेजी जाती है और रजिस्ट्रार उसका नोटिफिकेशन करके उसको वेबसाइट पर डाल देता है। आज हम लोगों की सबकी दिनचर्या ये हो गई है कि सबसे पहले हम सोकर जब उठते हैं तो व्हाट्सएप चेक करते हैं अपना, है ना। तो अगर हम अपने बहुत सारे हमारे साथी जो विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में हैं, प्रिंसिपल्स हैं या शिक्षक हैं, उन्होंने अपनी दिनचर्या का पार्ट ये बना रखा है कि एक बार दिन में उन नोटिसेस को पढ़ लेते हैं जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पड़े हैं। तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वो नोटिसेस पढ़े होने की वजह से वो उसको इमीडिएट जानकारी, और क्योंकि हम सब लोग इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और इसी प्रोफेशन में हैं, तो उस पर सारी जानकारी जो विश्वविद्यालय में से संबंधित होती है, वेबिनार्स होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं, वो वहां पर मिल जाती हैं। ये तो एक बात मैंने कही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं हमारे, ये उभर कर आए हैं बहुत सशक्त माध्यम की तरह से आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अब आज जो आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप का ही कमाल है कि हमने आपको भेज दिया इस वेबिनार की इंफॉर्मेशन और ये चली गई, आपने अपने कॉलेज के ग्रुप में डाल दिया, तो इस तरह से ये बहुत तेजी से फैल जाती है बात। और जो जहां तक सेल बनाने का सुझाव है, वो बिल्कुल स्वागत योग्य सुझाव है कि एक विश्वविद्यालय स्तर पर इस तरह की सेल बन जाए जो इन सब चीजों को, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करे, सभी जगह पहुंचा दे। थैंक यू। लेकिन जब तक नहीं बनती सेल तब तक हमारे पास ये सुविधाएं हैं। थैंक यू और सर। कोई साथी? जी बोलिए जी। जी सर, ये अभी डीसी सर ने एफएम रेडियो पे के माध्यम से अपनी बात का कहने के लिए बताया था, उसका थोड़ा सा डिटेल जानना चाहूंगी। जी जरूर मैम, जो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसकी साइट पर जब आप जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहाँ कम्युनिटी रेडियो की बात की गई है। तो कम्युनिटी रेडियो का जब आप फॉर्म लेंगे, उसमें जो गाइडलाइन है, उसमें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, स्पेशली पब्लिक फंडेड कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, एडेड कॉलेज है, उनके लिए जो उनकी लाइसेंस फी है, लाइसेंस की अच्छी खासी होती है एफएम रेडियो, कम्युनिटी रेडियो की, वो वेव ऑफ की है उन्होंने। यानी हम उनका जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, एक कंप्यूटर होता है, एक उसकी जरूरत पड़ती है उनको, अगर हमारे पास वो है तो वो आपको लाइसेंसिंग दे देते हैं। एक लिमिट रेंज होती है आपकी,
जितना 1 या 2 किलोमीटर की रेंज होती है उस रेंज के लिए वो आपको लाइसेंस दे देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके बाद बड़ी आसानी से आप उस पर अपने टेलीकास्ट कर सकते हैं चीजों को। थैंक यू। और किसी साथी या कोई प्रश्न? जो भी आपके कमेंट्स हों, सुझाव हों, वो जरूर रखिए, क्योंकि हम लोग आपस में चर्चा करके ही एक दूसरे से सीखते हैं और आपकी समस्याएं सब हमें पता चलती हैं। तो कोई भी पॉलिसी बनाते समय, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते समय उन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए जो भी आपका सुझाव हो, प्रश्न हो, वो जरूर पूछ लें। अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर दीप्ति बाजपेयी। हेलो सर। हेलो जी सर। जी नरेंद्र जी। जी नरेंद्र जी बोलिए। हेलो जी आ रही है आवाज आपकी, बोलिए नरेंद्र जी। हेलो जी नरेंद्र जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो आवाज आ रही है आपकी, बोलिए प्लीज। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे सर ने बताया इसमें कि जो मेन चीज है वो माइंड सेटअप। जैसे हम देख रहे हैं कि भाई फिजिकल एजुकेशन का भी इसमें हमने पेपर रखा फाउंडेशन में, और इन्वायरमेंटल स्टडी का भी रखा, और जो उनके पर्पज थे वो संभवतः शायद हम अचीव नहीं कर पाए। तो इथिक्स और वैल्यूज वाला भी पेपर हम लेकर के आए हैं। पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत आपने की और सरकार ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंट करना है वो एक त्रिकोण है हमारा, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं। तो वैसे तो हम दो को ही मानते हैं कि भाई टीचर और स्टूडेंट, लेकिन पेरेंट भी शामिल हैं। जब तक टीचर और स्टूडेंट का माइंड सेटअप चेंज नहीं होगा तब तक कोई भी पॉलिसी सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्लान बहुत अच्छे साफ मन से बनाई जाती है। और यहाँ पे आकर के हम देख रहे हैं कि आपने भी फेस किया होगा, जब नेक की बात आती है, जब एक्रीडेशन की बात आती है, कि एक ये हमारे संवर्ग की कमजोरी है, जब हमारी परीक्षा की बात आती है तो हम मुकर जाते हैं और दुनिया की परीक्षा की हम बात करते हैं। तो जब तक माइंड सेटअप के लिए क्या पॉलिसी में ऐसा कुछ है कि देखिए आसानी से तो कोई चेंज नहीं करेगा, जैसे मेरी विल पावर है, मुझे तो करना है तो करना है, आपको करना है तो करना है, लेकिन गवर्नमेंट जब तक सबका माइंड सेट चेंज नहीं करेगी बाय द लॉ, तब तक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं खामी रह जाएगी। नैक का यही कारण है कि हम उससे डरते रहे, लेकिन नैक कुछ नहीं है, वो ये जानना चाहता कि आपने 5 साल में क्या किया। हम उसी से ही भाग रहे हैं क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, हमने उसको इकट्ठा किया नहीं जो चीज वो चाहता है। तो केवल आप इस पे एक प्रकाश डाल देंगे, क्योंकि आपको अनुभव बहुत ज्यादा है, एक माइंड सेटअप कैसे चेंज करेंगे और क्या पॉलिसीज में गवर्नमेंट लेकर के आने वाली है, यही मेरा क्वेश्चन है बस। जी डॉक्टर साहब, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब तक प्रैक्टिकल न हो जाए उन पर थोड़ा सा बोलना अच्छा नहीं होता। लेकिन एक सुझाव जरूर था मेरा, और मैं बड़ा उसका समर्थक दिया कि पनिशमेंट और इंसेंटिव, जो अच्छा कर रहा है उसको इंसेंटिव होना चाहिए, और जो नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं पनिशमेंट की पॉलिसी आनी चाहिए। और इस पर कुछ विचार हुए ही चीजें थी, अब नेचुरली कब आएंगे। और ये सही है, माइंडसेट कई बार क्या होता है ना, जब हम इसमें लेते हैं तो माइंडसेट चेंज होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम सभी गवर्नमेंट कॉलेज वाले जानते हैं कि अटेंडेंस की एक केवल रजिस्टर की अपलोड कॉपी मांगी जा रही, कुछ नहीं किया जा रहा है, अटेंडेंस हम सब साइन करते हैं। लेकिन हमें भी मालूम है हमारे बहुत से जो हमारे प्रिंसिपल से चाह के भी टीचर को नहीं रोक पा रहे थे, बहुतों को नहीं सुधार पाए। लेकिन आज की स्थिति में जब 1-2 बार सीएल लगी तो जो आदमी 5 साल में या 6 साल में देख रहा हूँ थक गए समझा के, वो आदमी 9:45 पे अवेलेबल होने लगा, जो किसी हालत में 12 बजे नहीं आया था। तो न कहीं थोड़ा सा दबाव बनाने की जरूरत है। वो हम कई बार ये कहते हैं हम क्लास में अधिकारी हैं, इस पर भी बहुत चल रहा है कि साइन नहीं होने चाहिए, लेकिन मजबूर कौन कर रहा है? तो मजबूर है, नो डाउट कोई ना कोई आनी चाहिए। हो सकता है जल्दी आपकी इच्छा भी पूरी होगी, कुछ ना कुछ इस पर जरूर आएगा। एक यूनिवर्सिटीज के लिए एक डायरेक्टिव आया था कि भाई जो लोग जहाँ जो नैक एक्रेडिटेड कॉलेज हैं उनके लोगों को ही चीजों में वरीयता दी जाए। रोक तो नहीं सकते आप, चाहे डायरेक्टरेट लेवल है, चाहे शासन लेवल है या यूनिवर्सिटी लेवल है, वहाँ की समितियों में विभिन्न कार्यों में उनको वरीयता दी जाए। वरीयता भी एक तरीका का सपोर्ट है, इंसेंटिव है, कि जब नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं है, छोटे कॉलेज भी नैक करा ले रहे हैं सुविधाओं के बावजूद, बड़े बड़े कॉलेज नैक नहीं करा पा रहे हैं। लाख सुविधाएं नहीं करा पा रहे हैं, और बहुत छोटी छोटी सुविधा नहीं है। तो ये माइंडसेट से बहुत डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या है। नहीं चाहते तो हम 50 समस्या बना देंगे,
और ये चाह रहे हैं तो उसमें रास्ता निकाल देंगे। टीचर की तो काबिलियत ही है कि कुछ भी कर सकता है, बस चाह ले एक बार। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा, और वो ये है कि कुछ हमारे शिक्षक साथी बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे भी बहुत मेहनत से पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ साथी थोड़ा लापरवाही भी करते हैं। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से ही ये कह सकता हूँ कि भाई जो लापरवाही पास्ट में हमसे हुई है वो हम कंटिन्यू ना करें, और हम और ज्यादा तन्मयता से और ज्यादा मेहनत से शिक्षण कार्य में लगें। मैं एज ए टीचर गवर्नमेंट को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि मेरे टीचर को कोई पनिशमेंट दिया जाए। मैं तो अपने टीचर साथियों से ही ये अनुरोध करूंगा, ये विनती करूंगा कि भाई हम शिक्षण कार्य अच्छी तरह से करें। लेकिन अगर इसमें लापरवाही आगे बढ़ती गई तो फिर ये गवर्नमेंट की मजबूरी होगी कि वो लॉ एनफोर्समेंट करे। जैसे अभी शर्मा जी ने जिक्र किया अटेंडेंस का रजिस्टर अपलोड होने का, ये लॉ इन्फोर्समेंट है। ये लॉ इन्फोर्समेंट हमने खुद ही मजबूर किया है गवर्नमेंट को कि हमारे ऊपर करो। अगर हम खुद ही ठीक से शिक्षण कार्य करें, कॉलेज में आ जाएं, सब नॉर्मल चीजें चलें, खुद ही उसमें बेहतरी लाएं, तो फिर गवर्नमेंट को ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट करे। तो नरेंद्र जी, आपकी जो बात है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, और इसलिए हम एक दूसरे से शिक्षक साथी यही कहें कि जहां जहां हमारी कमियां हैं हम उन कमियों को दूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि उन कमियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को कोई हम मौका दे दें कि वो लॉ इन्फोर्समेंट करें। थैंक यू। सर हाँ, मैं सर डॉक्टर विजय प्रकाश गुप्ता, हाँ, ITS कॉलेज मोहन नगर गाजियाबाद। सर थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये एक सेशन रखा, और इससे पहले भी आप लोगों से मिलने का मौका हुआ है और आपसे बात करने का मौका मिला है। डॉक्टर दिनेश शर्मा सर, हरे कृष्णा सर, आप लोगों से कई बार मैं मीटिंग कर चुका हूँ। इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सिलेबस डिजाइन में कमेटी में भी मैं हूँ, और आप लोगों ने कई बार हमें उस पर गाइडेंस दिया है इस चीज को, सिलेबस को बनाने के लिए। जैसा कि सर अभी बात हुई थी सिलेबस डिजाइन को लेकर, सॉरी ऑनलाइन क्लास को लेकर के, तो मेरा एक सुझाव है कि जैसा कि हम लोग सिलेबस बना रहे हैं, जो हमने सिलेबस बना करके सबमिट किया है हायर एजुकेशन को, और आप लोगों को भी मैंने प्रस्तुत किया है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसमें मैं चाह रहा था कि 20% जो आप ऑनलाइन एग्जाम या ऑनलाइन इश्यूज क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस में भी उसको रखा जाए, क्योंकि हम लोगों ने सिलेबस में ऑनलाइन का वो नहीं रखा है प्रोविजन कि 20% हम ऑनलाइन रखेंगे। I will answer. मैं ये इसमें दो बातें बताना चाहूंगा। जी सर। थैंक यू। मैं इसमें दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो ये है कि ये अभी प्रस्तावित है कि मैक्सिमम हम 20% ऑनलाइन कोर्सेज को अपने जो BA BSc BCom या जो भी डिग्री है उसका पार्ट मान लेंगे। वी विल एक्सेप्ट द क्रेडिट्स दैट अ स्टूडेंट अर्न्स फ्रॉम एन ऑनलाइन पोर्टल। ये तो एक बात है, लेकिन हम उसको अभी कंपलसरी इसलिए नहीं कर रहे हैं। अभी मीन्स आज, है ना, आगे 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में जब भी ये पॉसिबल होगा तो हम ये कंपलसरी भी कर सकते हैं। भाई कम से कम 10% तुमको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन जो अभी हमारी धरातल पर व्यवस्थाएं हैं, जो बच्चों की स्थितियां हैं, उनमें हमें कंपलसरी करने का मतलब हम उनपे एक बोझ लाद रहे हैं। तो अभी हम बोझ नहीं, हम सुविधा तो दे रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं अप टू 20%, लेकिन हम अभी उस पे ये कंपलसरी नहीं कर रहे हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, आपने अगर सिलेबस कमेटीज की मीटिंग अटेंड की हो, या फॉर्मेट अगर आप देखें सिलेबस बनाने का जो हमने बना के दिया है आपको, उसमें लिखा है कि ये मेंशन करें कि ये कोर्स ऑनलाइन इस पोर्टल पर अवेलेबल है। यानी कोई किसी भी सब्जेक्ट का BA हिस्ट्री का अगर नेशनल मूवमेंट पर कोई कोर्स है तो वो कोर्स का इक्विवेलेंट कोर्स स्वयं पर, MOOCs पर, या किसी ओपन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप ये मेंशन करें
और बहुत सारे हमारे कोर्सेज में हमारे सिलेबस कमेटी के एक्सपर्ट्स ने ये मेंशन किया है। उससे बच्चा अगर इस कोर्स को ऑफलाइन मोड में नहीं कर पा रहा है तो वो वहां से देखकर उस सिलेबस में से उस ऑनलाइन कोर्स को कर सकता है, ये उसको इजाजत है, और वहां से वो अपने क्रेडिट अर्न करके और अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। जी सर, ये सब मेंशन किया गया सिलेबस में। तो मेरे ख्याल से लिंक वगैरह भी दिया गया उसका विधिवत तरीके से। वही बात आती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दीप्ति जी, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी सर, थैंक यू डीसी सर। नई शिक्षा नीति के विभिन्न बिंदुओं जैसे पाठ्यक्रम पुनर्संरचना, कौशल विकास, शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग आदि विषय पर आपने प्रकाश डाला और सभी की जिज्ञासाओं का समाधान किया। प्रश्न अपेक्षाकृत कम आए क्योंकि शायद आपके द्वारा बताई गई विषय वस्तु स्वयं में इतनी स्पष्ट थी। आपका बहुत बहुत आभार है सर। चूंकि अब वक्त हो रहा है और हम सभी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय प्रतिकुलपति महोदया को सुनने के लिए उत्कंठित हैं, अतः अधिक समय न लेते हुए आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर वाई बिमला मैम को आपके अध्यक्षीय संबोधन के लिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति मैडम। यहाँ उपस्थित प्रोफेसर हरे कृष्णा, कार्यक्रम समन्वयक, डॉक्टर डीसी शर्मा जी, मुख्य वक्ता आज के, एवं सभी शिक्षक साथी, हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह जी, एनईपी के एक और सदस्य प्रोफेसर वीरपाल जी, एवं अन्य सभी साथीगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं व इसके प्रति जिज्ञासु भी हैं। मुझे ये जानकर बहुत ही हर्ष हो रहा है, मैं तब से लगातार सुन रही हूँ, कल भी सुन रही थी, कि यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक ये चाहते हैं कि किस प्रकार इस नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन किया जाना है। ये तो स्पष्ट है कि यह 2021-22 से लागू हो जाएगी। जब वो इसी वर्ष लागू होनी है तो उसके प्रति हर एक जिज्ञासा का शांत होना भी आवश्यक है। मैंने देखा कि प्रोफेसर हरे कृष्णा ने कल काफी स्पष्ट तरह से नई शिक्षा नीति के बहुत सारे बिंदुओं को छुआ और उसमें भी जो सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक था ये जानना कि सिलेबस को किस प्रकार क्रेडिट्स के फॉर्म में या ग्रेड्स के फॉर्म में दिया जाना है, ग्रेड्स किस प्रकार दिए जाने हैं और क्रेडिट्स किस प्रकार दिए जाने हैं, उसका उन्होंने बहुत स्पष्ट विस्तृत वर्णन किया। आज डॉक्टर डीसी शर्मा ने उन्हीं सिलेबस के सभी बिंदुओं को छूते हुए कि मेजर क्या है, माइनर क्या है, वोकेशनल क्या है या को करिकुलर क्या है, उसको बहुत विस्तार से बताया तथा और भी बहुत से बिंदुओं को छुआ गया जिसमें इस क्रियान्वयन के और कई पहलू हैं, जैसे लगभग 10 प्रकोष्ठ जिनके द्वारा इस क्रियान्वयन को सरल या सहज बनाया जा सकता है, जो हर एक महाविद्यालय में होने आवश्यक हैं, अपेक्षित हैं, और जिन सबका आपस में तालमेल होना विश्वविद्यालय के साथ भी आवश्यक है। इतना ही नहीं, यदि हमारे यहाँ, क्योंकि ये बहुविषयक पाठ्यक्रम बनाने हैं और बहुविषयक में हो सकता है कि हमारे पास कोई विषय ना हो और उसके लिए हमें सहबंध करने पड़े आसपास स्थित किसी और महाविद्यालय के साथ या विश्वविद्यालय के साथ, जिसकी हमारे पास सुविधा तभी हो सकती है जब हम ऐसे MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या सहबंध कर लें। इसके अलावा हमें उद्योगों के साथ भी सहबंध करने होंगे, ITI के साथ भी, पॉलिटेक्निक के साथ भी सहबंध करने होंगे, जिसे वोकेशनल शिक्षा देना सुलभ हो सके। परंतु यह सब सुलभ करने के लिए LMS का होना आवश्यक है, जिस पर आज पर्याप्त विचार किया गया कि LMS हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, कहाँ से उसके लिए शुल्क लेंगे, कहाँ हम उसको पुनर्स्थापित करेंगे। और ये सच है कि जैसे हम हार्ड कॉपी या उन पृष्ठों से दूर सिस्टम की तरफ या डिजिटल सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमको यह भी आवश्यक है कि हम, जैसे इस वर्ष था कि हम विद्यार्थियों से फॉर्म नहीं मांग रहे थे, लेकिन उनकी सभी उपाधियां हमारे पास सत्यापित कैसे हों, इसके लिए
NAD सरकार ने एक सिस्टम विकसित किया डिजी लॉकर का कि नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी पर वो सभी के सब उनकी उपाधि प्रमाण पत्र आदि आ जाए, जिससे सत्यापन सुलभ हो जाए। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। सरकार कई तरह से प्रयास कर रही है कि हम अपने इस नई शिक्षा नीति की प्रणालियों को सुविकसित करें, उसके हर कोण को देख लें, परख लें कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं है। और इसीलिए उन्होंने इतना पारदर्शी होकर बहुत सारी बैठकें करी। अगस्त से जो शुरू किया अभियान, वो फरवरी तक आते आते इतना हो गया कि आज हम मार्च में आप लोगों से मिल रहे हैं और हमारे पास एक रणनीति, एक क्रियान्वयन की नीति उपलब्ध है। ये ठीक है कि जब क्रियान्वयन आरंभ होगा उसके बाद हमें फिर पता चलेगा कि अब कौन सी कमी रह गई, क्योंकि तब तक हमें वो कमियां शायद न दृष्टिगोचर हों जिनके प्रति सुविचार करने के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां रह सकती हैं। जैसे हम लोग अपने एडमिशन सिस्टम में देखते ही हैं कि ये तो कंफर्म होने से रह गया, ये तो बाद में आया था, इसकी तो फीस हमने जमा कर ली और हम इसे कंफर्म नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे विषय आते हैं। और नहीं साहब, आपने तो प्रवेश पहले बंद कर दिए, हमारे तो पास छात्र अब आ रहे हैं। पर ये सोच लें कि जिनके पास छात्र देर से आएंगे तो हम पूरी प्रणाली को रोक के नहीं रख सकते। इसे हमें समय से बाकी सब विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। यहाँ हम किसी एक विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए कहीं भी रुक नहीं सकते। अतः स्वयं को इतना सक्षम करना पड़ेगा और इतना प्रचारित करना पड़ेगा कि प्राइवेट संस्थानों को जहाँ समस्या होती है वो भी, और कुछ ऐसे हमारे राजकीय या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय भी हैं जहां तक विद्यार्थी नहीं पहुंच पाता, सुदूर ऐसे स्थलों पर हैं जहां नहीं पहुंचता, वहां भी उनको भी प्रचारित और प्रसारित करना पड़ेगा कि वो कैसी शिक्षा अपने महाविद्यालयों से दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें कौशल विकास योजना की तरफ पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे अपने पास हर महाविद्यालय में कम से कम इतने कौशल युक्त पाठ्यक्रम हों कि हमारे विद्यार्थी को यही सब कुछ मिल जाए, बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। हालांकि जो बाहर जाता है वो सीखता भी कुछ नया ही है, और ये सीखने के लिए फिर हमारे LMS पोर्टल को ही बहुत सबल होने की आवश्यकता पड़ेगी, वरना ये सारा रिकॉर्ड रखना बिल्कुल आसान नहीं है। इस सब का टाइम टेबल भी प्रोफेसर हरे कृष्णा ने बनाकर दिया था कि किस प्रकार ये कोर्सेज के शेड्यूल लगाए जाएं, जिससे कि वो बाहर जाकर भी पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ेगा, और कौन सा दिन ऐसा दिया जाए जब वो दूसरे महाविद्यालय में जाकर पढ़ ले, या कौन सा समय ऐसा दिया जाए जब वो ऑनलाइन उस महाविद्यालय से भी शिक्षा ग्रहण कर ले। ये सब इसी के हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से हैं। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि हम सब, जैसे अभी सभी मैं जिज्ञासु लोगों को देख रही हूँ, ये तो थोड़े ही हैं जितने मुझे यहाँ पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, आज 142 143 तक मुझे दिखे। हमारे महाविद्यालयों में तो शिक्षक अनेक हैं। उतने सारे शिक्षकों के अंदर यह भावना होनी आवश्यक है कि उन्हें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना है। ये अपने राष्ट्र की वह शिक्षा नीति है जो हम सबको गौरवशाली और एक उच्च स्थान दिलाएगी, जिसमें शोध भी इसके अंदर निहित है। हम सभी के पास, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस का हो या वो शासकीय अनुदानित हो या राजकीय हो, कैसा भी महाविद्यालय हो, हर एक के शिक्षक के पास शोध कराने का कोई ना कोई अवसर हर एक स्तर पर है, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा हो, डिग्री कोर्स हो या फिर शोध के साथ हो, हर स्तर पर करा सकता है। और पीजी है तो उसमें भी शोध निहित है। यानी पहले जो आप छोटे छोटे अभ्यास दिया करते थे, प्रैक्टिकल्स जिनको हम कहते हैं, वो प्रैक्टिकल से आगे निकलकर अब शोध का रूप लेंगे, अर्थात एक प्रैक्टिकल से दूसरा प्रैक्टिकल जुड़ा होगा और एक पूरी योजना होगी जिसके तहत वो बच्चा जब अध्ययन करेगा तो ये समझेगा कि उसे एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कितनी छोटी छोटी बातों को पता करने की आवश्यकता है। आप उसकी जिज्ञासा को बढ़ाइए। ये देखिए कि नवोन्मेष के लिए उसका जिज्ञासु होना आवश्यक है। उसकी जिज्ञासाओं को ऐसे मत शांत करिए, अभी पढ़ लो बाद में बताएंगे। ये हमारे कई शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों को जिज्ञासु बनने ही नहीं देते, उससे पहले ही उनको कहते हैं निप इन द बड कि आगे पूछने की कोशिश भी नहीं करे, ऐसा कर देते हैं। हमारे भारत देश की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इस प्रकार के संकोची, हिचकिचाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती गई और वो कभी अपनी जिज्ञासाओं को सही धरातल पर पूछ नहीं सके, सही मंच पर रख नहीं सके, और ये डर गए कि कहीं उनका अपमान ना हो जाए।
और उन्हें ये विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि इन पूछने से कभी अपमान नहीं होता, बल्कि इस बात का मान होता है कि उसके मन में जिज्ञासा तो है और वो तो भी सीख ही रहा है। उसने कब कहा कि वो शिक्षक है, और जो शिक्षक हैं उनके पास भी जिज्ञासा हो सकती है, तभी तो वो और आगे सीखेंगे। हर शिक्षक अपने शिक्षार्थी से भी सीखता है। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षक हो जाने मात्र से सभी जिज्ञासाएं शांत हो गई। हमारा हर सांस, हम आखिरी सांस तक कोई ना कोई जिज्ञासा हमारे पास रहनी चाहिए और हमें कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रहनी चाहिए, तभी तो हम जी रहे हैं। वरना हम कुछ सीख ही नहीं रहे तो हमने जीना बंद कर दिया। और जैसा अभी बताया गया कि कुछ स्थानों पर शिक्षक नहीं आते हैं या वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं और बाकी शिक्षकों से भी कहते हैं कि भाई क्यों हमें परेशान कर रहे हो, तुम पढ़ाओगे तो हमें भी पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा मैं कभी कभी सुनती रहती हूँ कि कुछ स्थलों पर ऐसा होता है। तो कृपया ध्यान दें कि हमारी सही भावना तो ये है कि हमें शिक्षार्थियों के लिए पढ़ाना है। हमारा शिक्षक का यदि अपॉइंटमेंट हुआ है, हमने यह सेवा स्वीकार की है, तो ये हमारा दायित्व है। और अपने दायित्व बोध से परे हटकर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप जो आपको सैलरी मिल रही है वो नहीं मिलनी चाहिए। और इस बात को भी ध्यान रखा गया है नई शिक्षा नीति में कि जिसके अंदर नैतिकता है, जो जिज्ञासाओं से भरा हुआ है, जो नवोन्मेष की तरफ अग्रसर है, ऐसे सभी शिक्षकों को भी वेतन वृद्धि इसी अनुपात में दी जाएगी। अर्थात वेतन वृद्धि अब निश्चित नहीं है, पहले से वेतन वृद्धि से ये जुड़ जाएंगे। तो अपना समय हम शिक्षार्थियों के साथ इतना सार्थक गुजारें कि उनको हमारी आवश्यकता ऐसे लगे कि हम उनके मेंटर हैं, हम उन्हें सही दिशा दे सकते हैं, भटकाएं नहीं। वरना ये तो आप सबको पता ही है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय। पर ये किसके लिए है? जो विवाद पैदा करते हैं, जो घमंडी हैं, जो दर्प से भरे हुए हैं, ये उनके लिए नहीं है जो सज्जन है। सज्जन क्या करते हैं? खलस्य साधो विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। वो ज्ञान देने के लिए, दान देने के लिए, ज्ञान पाने के लिए बांटते हैं और इसी तरह से रक्षित करते हैं अपनी संस्कृति को, भाषा को, विद्या को, ज्ञान को। तो हमें किस श्रेणी का शिक्षक बनना है यह हमारे ऊपर है। वरना सरलता तो इसी में होती है कि आप आराम से चादर तान कर सोइए, बहुत आराम मिल रहा है, सैलरी हमारे घर पर पहुंच जाए, जैसे कोरोना पीरियड में हुआ, तो ये तो बहुत ही आरामदेह है। परंतु अगर हम इसी तरह से आलस्य में डूबे रहेंगे तो कोई नवोन्मेष नहीं कर सकते। नवोन्मेष हमारा इसी बात के लिए होगा कि कैसे कैसे हमें घर पे रहने के अवसर मिले। इस बात के लिए नहीं होगा कि हम उन शिक्षार्थियों को क्या दे दें, हमारा दायित्व हम कैसे पूरा करें। और जब तक हमें दायित्व बोध सही नहीं होगा, हम निश्चित रूप से शिक्षक होने के लायक नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार की बहुत सारी और भी योजनाएं हैं जिनका मैंने कल और आज में वर्णन नहीं सुना। वो है महिला शिक्षा के लिए या स्वरोजगार के लिए। बहुत सारे ऐसी योजनाएं सरकार ने उतारी हैं। मेरे पास कहीं पर शायद लिखा हुआ भी था, मैं देखती हूँ कहीं मिल जाए। एक तो स्टैंड अप स्टार्टअप इंडिया का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जो हमारे पास न्यूनतम है उससे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ज्ञान हमको होना चाहिए। और भारत तो जुगाड़ का देश है, तो न्यूनतम का बहुत सही प्रयोग करना जानता है। तो उस प्रयोग को और अच्छे, अपने दिमाग को ताजा तरीन रखें और करें काम को। बिल्कुल कर सकते हैं कि कहाँ हमारी पिन इस्तेमाल होगी, कहाँ चश्मा इस्तेमाल होगा। हम ये नहीं है तो क्या इस्तेमाल करें। जैसे मुझे याद है कि जब ये आंख कमजोर हुई थी और ब्लैक बोर्ड पे दिखता नहीं था तो मैं ऐसे करके देखती थी, तो ये लेंस का काम कर देता था। हमने नैरो कर दिया अपर्चर और देखना शुरू कर दिया। तो ये कोई साइंस पढ़ के नहीं सीखा था, पर साइंस का प्रयोग था इसमें पूरा। और ये बात बड़े होकर के समझ में आई कि ये तो साइंस का ही प्रयोग चल रहा है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे भी करते हैं, जिनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। हम गुल्ली डंडा खेलें तो कहाँ गुल्ली को मारें, डंडे से मारें कि वो सही उड़ करके अपनी जगह पर जाए। या हम सही टारगेट कैसे लें। अगर जोहड़ी की हमारी जो महिलाएं थी बिना पढ़ी लिखी, वो इतनी अच्छी तीरंदाजी कर सकती थी, तो फिर इसका मतलब है कि विद्या का मान करने की आवश्यकता है। हम लोग पढ़ लिख करके भी अगर उस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते, जिस क्षेत्र में हम पढ़ रहे हैं, अपने विषय में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं,
तो यह पढ़ाई किस काम की। इसीलिए अब इसमें अभ्यास का बहुत बड़ा स्थान दिया गया है कि हम जितना पढ़ाएं उसको अभ्यास से सिखा सकें, उसको करके दिखा सकें, जिसे बच्चा देखे। और हाँ, मुझे वो कुछ योजनाएं दिखी हैं अभी, और कई सारे ऐसे केंद्र हैं उद्यमों के, एमएसएमई के भी। तो एमएसएमई के तो गवर्नमेंट नहीं कर लिया, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनके साथ हमारे सहबंध हो सकते हैं। और ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स भी हमारे यहाँ एक महाविद्यालय ने प्रारंभ किया है। ऐसे ही बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बहुत सारे महाविद्यालयों के साथ सहबंध हो सकता है, क्योंकि मेरठ और आसपास की यह एक कला रही है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं उसमें जेंडर समावेशी कोष की स्थापना, एनआईसीटी इंजीनियरिंग व फार्मेसी की 40,000 छात्राओं को 12,400 रुपए की स्कॉलरशिप की योजना, नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स जो माध्यमिक स्तर पर है और उच्च शिक्षा में भी, और प्रगति छात्रवृत्ति तकनीकी के क्षेत्र में गरीब और मेधावी छात्राओं के लिए, स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति, उड़ान योजना प्रतिभावान छात्राओं को स्कूल के तकनीकी शिक्षा पाने तक सहायता देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुले हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, बीपीएल परिवारों को सहायता दे रहे हैं, और सर्व शिक्षा अभियान है, और ऐसी ही बहुत सारी योजनाएं हैं। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन लड़कियों और लड़कों को, जो लड़के अपने घर से ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि आगे शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं, उनकी सततता रुकती है, वो भी, और वो लड़कियां भी जिनकी सतत शिक्षा नहीं हो पाती, वो भी समय आने पर पुनः सततता ले सकें और जहां भी हैं वहां से वो ले सकें, उसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। ऐसी ही बहुत सी सुविधाएं हैं जिसमें हम सबका सहयोग अपेक्षित होगा। बिना सहयोग के यह संभव ही नहीं है कि यह नीति सफल हो जाए। और जैसा शायद विजय जी ने या नरेंद्र जी ने कहा कि नीतियां तो सब बहुत अच्छे मन से आती हैं, किंतु उन प्रणालियों को विफल कर दिया जाता है। विफल कौन करता है? हम और आप में से ही कोई। यदि हम उन नेगेटिव फोर्सेस के ऊपर पॉजिटिव फोर्सेस एकजुट हो जाएं, तो कोई नीति विफल नहीं हो सकती। पर हर नीति का एक समय होता है जब तक वह कार्य उससे लिया जा सकता है, उसके पश्चात पुनः परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो 10 साल में तो ये नीति ठीक से लागू हो पाएगी, और उसके बाद ये 10, 20, 30 साल जितना चल जाए उतना अच्छा, जब तक लोग इसको समझकर इसका क्रियान्वयन करके भारत की गौरवशाली परंपरा को और उच्च शिक्षा के आयामों को समझ पाएं और उनको स्थापित करें पूरे विश्व भर में, तब तक हो सकता है बदलाव का एक और युग आ जाए और पुनः कोई और नवोन्मेष हो, पुनः एक और शिक्षा प्रणाली विकसित हो। तो हमें तैयार रहना चाहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन सदा होता रहता है, तो हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन क्यों नहीं होगा, हम में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? और जो परिवर्तन अच्छे के लिए होता है वह पूरे ब्रह्मांड का लाभ ही देता है ब्रह्मांड को। तो हम उस लाभ की तरफ देखें जो सबके लिए हो, सिर्फ हमारे लिए नहीं। और जो सबके लिए हितकारी होता है वो हमको भी हित दे ही जाता है, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे। तो यही मानते हुए कि ये हित हम तक अवश्य आएंगे, जिसको हम दे रहे हैं वो हमारा हितधारी नहीं होगा, हमने उसको दे दिया लेकिन वो कहीं और से हमारे पास लौट कर आएगा। तो ये चक्र चलता रहेगा और हम एक दूसरे के इसी प्रकार काम आते रहेंगे। इसी भावना के साथ मैं समझती हूँ कि नई शिक्षा नीति पर जितने विचार प्रकट किए गए हैं, जितना आप लोगों को विस्तार से वर्णन दिया गया है, क्योंकि आपने और प्रश्न नहीं पूछे, प्रश्न तो अभी भी थे, मैं समझती हूँ फिर हमें एक और ऐसा रिफ्रेशर कोर्स करना होगा जिसमें तब तक प्रश्न आ जाएं और प्रश्नों के समाधान के रूप में वो रिफ्रेशर कोर्स हो, तब सबके लिए लाभप्रद होगा। तो दीप्ति जी का भी बहुत धन्यवाद। वो तब से कल से आज तक अभी तक एंकर का कार्य बहुत सुचारू भाषा के साथ और सुगमता के साथ निभा रही हैं। और हमारे सभी की स्पीकर्स, उन्होंने भी पूरा ध्यान दिया है। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और समझती हूँ कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा और इसके सभी शिक्षक साथी मिलकर अपने शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन सही प्रकार से करेंगे और इस नीति को लागू करेंगे। वो कैंटीन सिस्टम, आईसीटी का, ये सब भी लागू करेंगे। नमस्कार। थैंक यू मैम।
कहते हैं कि एक सकारात्मक व्यक्तित्व से आकर्षक कुछ भी नहीं होता, इसकी सुंदरता समय के साथ कभी कम नहीं होती। मैडम बाई विमला ऐसे ही सकारात्मक व्यक्तित्व की धनी है। आपका उद्बोधन निसंदेह कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान करने वाला था। आपका अंग्रेजी और हिंदी भाषा में तो बेहद कमांड है ही। आज जानना कि आपको संस्कृत में भी महारत हासिल है, मैडम बहुत अच्छा लगा सुनकर। यूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पक्षों पर भविष्य में भी कार्यक्रम होते रहेंगे, किंतु यह रिफ्रेशर कोर्स हम सभी के लिए आई ओपनिंग प्रोग्राम सिद्ध हुआ है, जिसमें सभी सम्मानित वक्ताओं की महती भूमिका है। सभी का हार्दिक आभार के इस क्रम में आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह जी को। प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह, हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डीन स्टूडेंट वेलफेयर, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। First of all, thanks for giving me this opportunity. Respected Pro Vice Chancellor, Professor Y. Vimla ji, respected Dr. Dinesh Sharma ji, today's keynote speaker, the deans of the faculties of the university, the principals of the affiliated colleges, the respected teachers of the university campus and affiliated colleges, my friends from media, and dear students. It is indeed my duty, pleasure, and privilege to propose a vote of thanks on this gracious occasion. I, on behalf of the organizing committee of the refresher course, NEP 2020 implementation in UP universities and colleges, offer a very hearty vote of thanks to one and all. We are fortunate to have the head of the university as our Honorable Vice Chancellor, Professor N.K. Taneja ji, who always encourages academic activities in the university. From the depth of our heart, we profoundly thank him for all the inspiration, motivation, and encouragement that he has so graciously recorded to us. The Pro Vice Chancellor, Madam, and the President of the today's session, Professor Y. Vimla ji, has always been a guiding source for all of us. We express our gratefulness to her for her always eager to help attitude towards everyone. Thank you, Madam, for your presence and your blessings, despite of your busy schedule. We would like to express our sincere gratitude to the keynote speaker, Dr. Dinesh Sharma ji, Associate Professor, KMPG College, Badalpur, for an interesting and lucid address. In fact, indeed, the lecture was very informative. His views threw light upon various aspects of today's topic. Being associated with the higher education system in UP for a long time, he could clarify many intricacies of the implementation of NEP 2020 in our state. I hope each one of us will return home today with a better understanding of the NEP 2020. Most of the credit of an event goes to the leader of the team, while many other work. In this case, I would like to place on record the wonderful efforts of all the members of the organizing committee for making this refresher course a successful event. We would like to express our sincere thanks to the technical team also for making some technical arrangements for the virtual online event. We thankfully acknowledge the help of our registrar, Sri Dhirendra Kumarji, and the finance officer, Sri Sushil Kumar Gupta, for their moral support and official arrangements. We are sincerely grateful to the print and electronic media for their presence and excellent coverage of this event. I hope so. We are grateful to all the faculty and non-teaching staff of the university, including STRI, ET, as also our colleagues from colleges for joining us here today and making this program successful. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, sir.
कार्यक्रम अपनी सफलता पर पहुंचकर समापन की ओर अग्रसर है। इस क्रम में समय है राष्ट्र गौरव और देशभक्ति के भावों को उद्वेलित करने वाले राष्ट्रगान का। सभी आमंत्रित है राष्ट्रगान के लिए। में जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं प्रतिकुलपति महोदया से अनुमति चाहती हूँ आज के कार्यक्रम के समापन की। तेजस्विता विधीत मस्तु, हमारा अध्ययन अध्यापन तेजस्विता से परिपूर्ण हो, इस कामना के साथ धन्यवाद। शायद प्रोफेसर हरिकृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है। थैंक यू मैम। जो फ्लायर में जूम का लिंक दिया था, यूट्यूब का और फेसबुक का लिंक दिया था, और फेसबुक और यूट्यूब के उसी लिंक्स पर ये दोनों, कल के सेशन का भी और आज के सेशन के भी वीडियो, कल के तो आ गए हैं, आज के भी आज आ जाएंगे। तो आप कभी इन वीडियोस को देखना चाहें तो उन्हीं लिंक पर जाकर फेसबुक पर या यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो कि वहीं पर पोस्टेड रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार। सबको नमस्कार।